अध्याय 540। क्या आप सब गलत नहीं हैं? ट्रेया हौंकते हुए अपनी तलवार से खुद को जमीन पर टिकाए खड़ी थी। जब वह सांस लेती थी तो उसके लाल होठों से निकलने वाली नमी सफ़ेद धुंध में बदलती हुई प्रतीत होती थी। उसका कवच कई निशानों से ढका हुआ था और जिस चौड़ी तलवार का इस्तेमाल वह जमीन पर खुद को सहारा देने के लिए कर रही थी वह खुरदरी और असमान थी। हालांकि स्कैथर ने उसका शरीर उधार लिया था, फिर भी उसकी युद्ध शक्ति में जबरदस्त वृद्धि हुई। हालांकि ब्रेकर से ऊपर के स्तर के प्रतिद्वंद्वी से लड़ना ट्रेया पर बहुत अधिक दबाव डालता है। उस समय शरीर की नसों और स्नायुबंधन में कई जगह टूट फूट हो गई थी और हड्डियों में दरारें पड़ गई थीं। लेकिन उनके लिए भी लाभ काफ़ी महत्वपूर्ण थे। स्कैथर द्वारा वश में किया जाना और स्वयं एक विश्वभक्षक के साथ युद्ध में संलग्न होना एक अत्यंत दुर्लभ और मूल्यवान अनुभव है। उसके पास पहले से ही करुणापूर्ण तलवार नियमावली थी जिसमें समझ पर जोर दिया गया था और उसने अपनी क्षमताओं द्वारा निर्मित कलात्मक अवधारणा को एकीकृत करते हुए अपने क्षेत्र की समग्र योजना को पूरा करने के लिए पहले ही उस नियमावली का उपयोग कर लिया था। अब जब उसने इस जानकारी को आत्मसात कर लिया है तो उसे लगता है कि उसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। यदि वह थोड़े समय में अत्यधिक इच्छाशक्ति लगाकर अपनी ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया को तेज करते हुए पुनः स्वस्थ होने का प्रयास करे तो संभवतः उसे एक बड़ी सफलता प्राप्त हो जाएगी। संभव है कि इससे उन्हें आगे बढ़ने और समय से पहले ही अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल करने का मौका मिल जाए। इसलिए शरीर में गंभीर दर्द होने के बावजूद वह काफ़ी उत्साहित थी। अभी अभी वो कौन था? ऐसा लग रहा था जैसे उसी ने मुझ पर ये सब किया हो। उसने किस तरह के कौशल का अभ्यास किया होगा? ट्रेया का दिमाग तरह तरह के विचारों से भरा हुआ था। वह सचमुच उस युवती से कहीं आगे निकल गया है। शहर के बाहरी इलाके में जन्मा जहां उसका कोई जान पहचान नहीं था, उसने महज 2 साल में उस युवती को पीछे छोड़ दिया। यह अविश्वसनीय है। ताओ यू के अभी तक सामने न आने को लेकर वह ज़्यादा चिंतित नहीं थी। कुछ सरल उपायों से ही वे सीमाओं को तोड़ने वालों को आसानी से परास्त कर सकते हैं। उनकी ताकत निर्विवाद है। सांस लेने के बाद ट्रेया ने लाल रंग के पेय की एक बोतल निकाली, उसे पिया और धीरे धीरे सांस छोड़ी। उसी क्षण आकाश से एक दबाव प्रकट होने लगा जिसके साथ प्रकाश की एक सफ़ेद लकीर दिखाई दी और प्रकाश की किरणों ने सूर्य परिवार के निवास के आसपास के क्षेत्र को घेर लिया। इससे एक साधारण विभाजन बन गया। सफ़ेद रोशनी के भीतर की आकृति धीरे धीरे प्रकट हुई। एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति जिसका चेहरा चौकोर था और बाल भूरे थे, उसने सुनहरे पैटर्न वाला सफ़ेद वस्त्र पहना हुआ था। वह हवा में खड़ा था और धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। वह इस घटना से हुए नुकसान और दृश्य से कुछ हद तक असंतुष्ट प्रतीत हो रहा था और उसके चेहरे पर अप्रिय भाव थे। उसने गहरी भौहें चढ़ा लीं, खासकर उस क्षेत्र को देखकर जिसे पहले टेंग लियांगहोंग द्वारा बिजली गिरने से साफ कर दिया गया था, साथ ही साथ पास की क्षतिग्रस्त इमारतों और सड़कों को देखकर भी। इस समय बाकी सभी लोग बाहर जा चुके थे, केवल थेरेसा ही आराम कर रही थी। उसने तुरंत अपनी नज़र इधर उधर घुमाई। क्या हो रहा है यहाँ? क्या हुआ? आप लोग नियमों का उल्लंघन क्यों कर रहे हैं? ये किस तरह का व्यवहार है जिससे इतनी तबाही मच रही है? निरीक्षक ने कठोर स्वर में चिल्लाया और पल भर में प्रकाश के सफ़ेद स्तंभ से घिरे क्षेत्र में अत्यधिक दमन का भाव प्रकट हुआ। चूफा और उनके आसपास के अन्य अग्रदूतों को भारी सांस लेने का अनुभव हुआ, मानो हवा तरल में बदल गई हो और वे सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। ट्रेया अभी अभी एक भीषण युद्ध से गुजरी थी और उसकी हालत ठीक नहीं थी। इसके अलावा उन दोनों के बीच काफ़ी दूरी थी और उसका सुंदर चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। लेकिन फिर भी उन्होंने न तो अहंकार से और न ही चापलूसी से बात की। महामहिम, इस बार हम पर हमला हुआ है। मुझे नहीं पता कि इतने असाधारण हमले के बाद ही आप यहाँ क्यों पहुँचे हैं। ये सुनकर कि ट्रेया ने भी बदले में उससे एक सवाल पूछा, टेस के उदास चेहरे पर झुंझलाहट के कुछ निशान दिखाई दिए। बेशर्मी, क्या मुझे आपसे निर्देश लेने की ज़रूरत है कि मुझे कैसे व्यवहार करना चाहिए? बाकी लोगों पर हमला क्यों नहीं किया गया? क्या आप खुद दोषी नहीं हैं? बोलते बोलते वह धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ा। उनकी निगाहें कुछ हद तक अप्रत्याशित भाव के साथ आसपास के वातावरण पर घूमती रहीं। बाकी लोग कहाँ हैं? क्या वे सब भाग गए? इस समय टेस भी मन ही मन कोस रही थी। असल में चूंकि वे सहयोगी परिवारों से थे इसलिए वे सम्मान पाने आए थे और उसके थोड़ा देर से आने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन ये लोग तो बिल्कुल निकम्मे हैं। पूरी तैयारी होने के बावजूद भी इन्होंने काफ़ी हंगामा खड़ा कर दिया। ये लोग किसी काम के नहीं हैं। ये तो बिल्कुल अविश्वसनीय है। निरीक्षक की पक्षपातपूर्ण टिप्पणियों को सुनकर ट्रेया ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं, लेकिन प्रक्रिया के अनुसार वास्तव में यह निरीक्षक ही था जिसे इस मामले को संभालना चाहिए था। इसलिए थोड़ी देर सोचने के बाद भी उन्होंने तर्कसंगत ढंग से बात की। मैंने उनमें से एक को गुप्त तकनीक से मार डाला, उसके शरीर का कोई सुराग नहीं मिला। जब बिकारोन परिवार के ब्रेकर ने हमलावर से लड़ाई की तो उस पर बिजली गिर पड़ी। ऐसा लगता है कि हमलावर हत्यारों के गिरोह का रूप धारण किए हुए था और संयोगवश हत्यारों के गिरोह के एक उस्ताद से टकरा गया। ट्रेया की बातों से टेस के चेहरे के भाव और भी गंभीर होते चले गए। क्या तुम मजाक कर रहे हो?
जब वह वहां पहुंचा और उसने स्थिति देखी तो उसे लगा कि मामला कुछ पेचीदा है। और अब आप मुझे बता रहे हैं कि 2 हमलावर मारे गए हैं। क्या ये बेहद शर्मनाक नहीं है? उनका परिवार यूए परिवार का पारंपरिक सहयोगी है, इसलिए इस छोटी सी मदद में चिंता की कोई बात नहीं है। अगर वे एक कदम भी देर से पहुंचते हैं तो कोई कुछ नहीं कह सकता। आखिरकार ये सिर्फ एक बाहरी घेरा क्षेत्र है, इसलिए इसका प्रभाव सीमित ही होगा। संक्षेप में, यह एक बाहरी ताकत के अड्डे पर किया गया हमला था जिसका स्थानीय स्तर पर कोई आधार नहीं था, जिसके बाद डिकारोन परिवार के एक ब्रेकर की मौत हो गई जो उस परिवार के साथ मतभेद में थे। ऐसा नहीं है कि मैंने उसे खुद मारा हो। इस दबाव को आसानी से दूर किया जा सकता है। परिवार और यू परिवार मिलकर इसका सामना करेंगे और इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। सबसे बुरी स्थिति में ये सिर्फ मेरी लापरवाही है और अंत में मुझे कुछ पैसे चुकाने ही पड़ेंगे। यहाँ के किसान मर जाते हैं, बस इतना ही। वे किसी काम के नहीं हैं। लेकिन पता चला है कि तेमुयुए परिवार के 2 सदस्यों की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। दरअसल उसके पास टेरेसा के बारे में जानकारी थी और वह उसमें से कुछ बातें जानता था। अगर दूसरे पक्ष के पास कोई तुरुप का पत्ता है तो उसकी मौजूदा दयनीय स्थिति को देखते हुए यह शायद ही स्वीकार्य होगा। अथाह गहराई स्वभाव से ही अप्रत्याशित होती है। इतना तो कहा ही जा सकता है कि उस पर हमला करने वाला व्यक्ति लापरवाह था और उसने अपने तुरुप के पत्तों का सही इस्तेमाल नहीं किया। उसने संसाधनों को बचाने की कोशिश की, जिसके कारण उसे हार का सामना करना पड़ा। लेकिन दूसरी तरफ के लोग आउटे से क्यों लड़ रहे थे और फिर उन्हें असैसिन एलायंस ने पूरी तरह से खत्म कर दिया। उनका मूल इरादा हत्यारों के गठबंधन को दोषी ठहराने का था, लेकिन अंततः उनका सामना उनके ही एक शीर्ष विशेषज्ञ से हो गया। एक ही झटके में 2 ट्रांसेंडर को नष्ट कर देना, ये तो मैं भी नहीं कर सकता। और एक पीछे टेस अपना माथा रगड़ते हुए धीरे धीरे अपना बचाव कम करने लगा था। हाँ, मैंने पहले ही 3 हमलावरों को देख लिया था, वे बस थोड़ा देर से पहुंचे। हालांकि युएफेंग उसके जितना ताकतवर नहीं था, फिर भी युयुन के साथ उसकी कुछ दोस्ती थी। ओह, मुझे ठीक से पता नहीं है। ठीक उसी समय ट्रेया की आंखें झपकीं और उसने क्षण भर के लिए सच्चाई को छिपा लिया। स्थानिक उतार चढ़ाव के साथ ताओ यू हौंफते हुए घटनास्थल पर प्रकट हुई, फिर ट्रेया की ओर मुड़कर बोली, जिसका लहजा ऐसा था मानो उसे बाहर क्या हो रहा है इसकी कोई जानकारी न हो। क्या तुम ठीक हो? वे कहाँ हैं? ट्रेया ने तुरंत इसे दोबारा दोहराया। हाँ, कर्म का फल मिल रहा है। तुमने हत्यारों के संघ के नाम का दुरुपयोग करके गलती की है। ताओ यू कुछ हद तक खुश दिख रहा था, लेकिन टेस का चेहरा किसी बर्तन के तले की तरह काला पड़ गया था। उसने कुछ संदेह भरी नजरों से ताओ यू की ओर देखा। क्षेत्राधिकार के वर्तमान निरीक्षक के रूप में वह इस 8 भुजाओं वाले वज्र से परिचित थे। द्वितीय रिंग के आपदा स्तर के निरीक्षक हुआंग यान ने पिछली बार स्वयं इसे देखने का दौरा किया था। सुरक्षा दल के स्टिच को भी प्रतिद्वंद्वी ने हरा दिया, जिससे पता चलता है कि उसके पास द्वंद्व अंतरिक्ष प्रकार का कौशल हो सकता है और वह काफी मजबूत है। ये संभव है कि इस कौशल का उपयोग पहले युएफेंग से निपटने के लिए किया गया हो। वे बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर निकले होंगे। उनकी ताकत वाकई उम्मीदों से कहीं अधिक है। हालांकि युएफेंग की ताकत उसकी अपनी ताकत जितनी अच्छी नहीं है, फिर भी उसे ब्रेकर्स के बीच एक अच्छा माना जाता है। आप पर हमला करने वाले लोग कहाँ हैं? मुझे नहीं पता। शायद इसे इंस्पेक्टर के होने का आभास हो गया और इसने मेरी हथकड़ी तोड़कर भागने की कोशिश की। ताओ यू बड़बड़ाता रहा, फिर रुका और निरीक्षक की ओर भौहें चढ़ाकर देखने लगा। महानिरीक्षक महोदय, हम पीड़ित हैं। इस आदमी का पिछला हिस्सा तो पक्का टेढ़ा है, इसीलिए तो यू परिवार इतना बेईमान है। ताओ यू ने चौकोर चेहरे वाले इस लड़के को देखा, वह काफी आकर्षक था। स्टॉप अध्याय 541 महोदय, कृपया प्रतीक्षा करें। पीड़ित, यह फैसला करने का अधिकार आपको नहीं है। हमले का शिकार सिर्फ आप ही क्यों हुए? ताली एक हाथ से नहीं बजती। ये पुस्तक पहली बार प्रकाशित हो रही है, जो आपको त्रुटियों और अव्यवस्थित अध्यायों से मुक्त पठन अनुभव प्रदान करती है। टेस्ला अब काफी परेशान है। जो अच्छी बात होनी चाहिए थी, वह इस गड़बड़ में बदल गई। यूए परिवार में 2 ब्रेकर थ्रू रियल्म ब्रेकर्स की हानि से यूए परिवार असंतुष्ट महसूस करेगा, क्योंकि उन्हें लगेगा कि उन्होंने समय पर हस्तक्षेप नहीं किया। ईश्वर को उस पर दया आ गई। इसे और अधिक यथार्थवादी बनाने और पकड़े जाने से बचने के लिए वह अपनी प्रेमिका के साथ समय बिता रहा था। लेकिन अब यू परिवार के निकम्मे लोग गुस्से में वहां से भाग निकले हैं और भागते समय 2 शवों को वहीं छोड़ गए हैं। हालांकि उन्होंने डिकारोन परिवार के ब्रेकर में से एक की जगह ले ली, फिर भी यह एक बहुत बड़ा नुकसान लगता है। हालांकि उसी क्षण क्षितिज पर प्रकाश की एक हल्की सी लकीर दिखाई दी और फिर वह तेजी से पास आने लगी। टेस्ला की तुलना में कहीं अधिक भयावह आभा ने पल भर में सब कुछ घेर लिया। टेस द्वारा उस क्षेत्र के चारों ओर बिखेरी गई प्रकाश की किरणें पल भर में बिखर गईं। दृश्य का जायजा लेने के बाद नवागंतुक ने अत्यंत गंभीर भाव से दहाड़ मारी। वास्तव में क्या हुआ? आने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि डिकारोन परिवार के मुखिया होटे डिकारोन थे।
हालांकि आउटे डिकारोन परिवार का एक प्रमुख सदस्य नहीं था, फिर भी वह सीमाओं को तोड़ने वाला व्यक्ति था। यदि हम उसे अकेले समझौते पर बातचीत करने के लिए भेजते हैं तो हमें उस पर घात लगाकर हमला होने की आशंका से सावधान रहना होगा। आखिरकार ऐसा लगता है कि दोनों परिवार आपस में संबंध तोड़ने वाले हैं। यूयून की मौत के बाद कौन जाने यूए परिवार किस तरह का भयानक बदला लेगा। इसलिए उन्होंने किसी भी अप्रत्याशित परिस्थिति के लिए पहले से ही आगे की व्यवस्था कर रखी थी। हालांकि बाद में आने वाली सहायता टीमें भी व्यस्त हो गईं। संकट का संकेत भेजने के लिए केवल पर्याप्त समय था। इससे डिकारोन परिवार के एकमात्र बचे हुए आपदा स्तर के सदस्य को, जो नश्वर जगत में मौजूद था, स्वयं आकर उन्हें मारने के लिए प्रेरित होना पड़ा। जब ताओ यू की मुलाकात खुफिया विभाग से मिली इस भयावह शख्सियत से हुई तो उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ गई। फिर उन्होंने जल्दी से बोलना शुरू किया। श्री हाउटे, आपको हमारे लिए खड़ा होना होगा। मैंने भाई हाउटे के साथ अनुबंध और संबंधित मामलों को अंतिम रूप दे दिया है और अब मुझे हत्यारा गठबंधन कहलाने वाले लोग ढूंढ रहे हैं। ये भयानक है। भाई हाउटे तो मुझे रात्रिभोज देने की योजना भी बना रहे थे। चूंकि ट्रेया ने पहले ही स्थिति स्पष्ट कर दी थी, इसलिए ताओ यू ने ट्रेया की बातों को सुनकर कहानी को बढ़ा चढ़ाकर बताया और दोहराया। पिछले समझौते में ये शर्त थी कि डिकारोन परिवार ताओ यू को यू परिवार की जवाबी कार्रवाई और कुछ अन्य मुद्दों का सामना करने में मदद करेगा। इसका परिणाम एक करारा तमाचा साबित हुआ। भले ही ऐसा वादा अपने आप में ही संदिग्ध हो, लेकिन अब इसे सार्वजनिक किया जा रहा है और परिवार के मुखिया हाउटे इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसके अलावा वह विषय वस्तु से भी अवगत था। द्वंद्व युद्ध की क्षमताओं वाला एक सीमा तोड़ने वाला योद्धा काफ़ी शक्तिशाली होता है और निश्चित रूप से विरोधियों पर घात लगाकर हमला करने में माहिर होगा। ये देखकर कि ताओ यू, हालांकि देखने में दयनीय स्थिति में था, कम से कम जीवित तो बच गया था, अनुमान का मूल्य और भी बढ़ गया। हाउटे ने सिर हिलाया, फिर उदास भाव से टेस की ओर देखा। टेस, तुम कितनी घटिया हो। तुम्हारे इलाके में इतना बड़ा हंगामा हुआ और तुम्हें कुछ पता ही नहीं चला। पहले वे जितने अहंकारी थे अब उतने ही विनम्र हो गए हैं। टेस ने पलटवार में एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने पहले कहा था कि गलती हमारी थी, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बचती। बेचारे आउटे, हमारी अच्छी बातचीत होनी थी, लेकिन ऐसा हो गया और अब गलती हमारी है। ताओ यू ने उसे केवल थोड़ा सा उकसाया और भड़काया, और इसका प्रभाव वास्तव में असाधारण था। ऐसा लग रहा था कि चीफ डिकारोन टेस को सबक सिखाने की तैयारी कर रहे थे। हालांकि क्षितिज से ठीक पीछे एक धधकती लाल सूर्यास्त दिखाई दिया। होते, तुम क्या कर रहे हो? तुम अपने भतीजे टेस के लिए मुश्किलें क्यों खड़ी कर रहे हो? लाल रंगत वाले, आदरणीय और शांत स्वभाव के यूए परिवार के मुखिया ने भी अपना समर्थन देने के लिए आगे कदम बढ़ाया। आपदा स्तर के विरोधियों का सामना करना या उनसे युद्ध करना वास्तव में आसान नहीं होता, लेकिन जब पृष्ठभूमि की तुलना करने की बात आती है तो अभी भी कोई चिंता की बात नहीं है। इसके अलावा डिकारोन परिवार का पूर्वज अभी भी रहस्यमय अवस्था में है और हाउटे की शक्ति वास्तव में यू परिवार के पूर्वज की तुलना में बहुत कम है। आभा के मामले में उसे पर्याप्त लाभ प्राप्त है। यूए परिवार के मुखिया के शब्दों को सुनकर और उनके लाल चेहरे को देखकर हाउटे का पहले से उदास भाव अचानक एक ठंडी हंसी में बदल गया। हे, कुछ नहीं, बस यहाँ 3 हमलावर थे और उनमें से 2 की मौत की पुष्टि हो चुकी है। अब भी हंस रहे हो? देखते हैं कि 2 बेबाक हस्तियों की मौत की खबर सुनकर भी हंस पाते हो या नहीं। जैसा कि उम्मीद थी, यू परिवार के मुखिया, जिन्हें अभी अभी सच्चाई पता चली थी, एक पल के लिए स्तब्ध रह गए और फिर टेस की ओर देखा। मुझे मत बताओ कि वह सच बोल रहा है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या ये तुम्हारा इलाका नहीं है? असैसिन्स गिल्ड के किसी सदस्य ने कार्रवाई की है, संभवतः तेंग लियांगहोंग ने, और एक हमलावर और आओते दोनों को मार डाला है। इस स्थिति में टेस के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था कि वह इस मुश्किल का सामना करे और तेंग लियांगहोंग की भूमिका को यथासंभव अधिक से अधिक उजागर करने का प्रयास करे। हमले का शिकार हुए 8 भुजाओं वाले वज्र ने द्वंद्व युद्ध के दौरान एक हमलावर को रोके रखा। आखिरी हमलावर ने शायद खतरे को भांप लिया और भाग गया। तेंग लियांगहोंग अभी तक नहीं आया है, हमें नहीं पता कि वह उसके पीछे गया है या नहीं। टेस ने दोष दूसरों पर डालने की पूरी कोशिश की और कहा कि हत्यारों के गिरोह के नाम का दुरुपयोग करने और दूसरे पक्ष द्वारा पकड़े जाने की गलती उनकी अपनी थी। उसने आगे कहा कि उन्हें उसे दोष नहीं देना चाहिए क्योंकि वह तेंग लियांगहोंग जितना शक्तिशाली नहीं था। हालांकि दोष दूसरों पर डालने की उनकी कोशिश के कारण यू परिवार के मुखिया को अचानक चक्कर आने लगे। मेरी किस्मत इतनी खराब कैसे हो सकती है? क्या उन्हें यह नहीं पता कि तेंग लियांगहोंग कितने सक्षम हैं? ये तो वाकई एक आपदा है। एक बार जब वह कमजोरों को धमकाना शुरू कर देता है तो बचने का कोई मौका नहीं रहता। वह यहाँ क्यों है? फिर यू परिवार के मुखिया के मन में अचानक एक विचार कौंध गया और उन्होंने आक्रोश भरी नजरों से ताओ यू को देखा। ये है 8 भुजाओं वाला वज्र। तेंग लियांगहोंग को इस आदमी के बारे में थोड़ी चिंता थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह उसे मारना चाहता था।
विरोधी वार से बच निकलने में कामयाब रहा और अपनी द्वंद्वयुद्ध जैसी स्थानिक क्षमताओं के साथ उसमें हत्या करने की अभी भी बहुत बड़ी क्षमता है। शायद तेंग लियांगहोंग उसे हत्यारों के संघ में भर्ती करना चाहेगा, और फिर अब उन पर अनुचित रूप से दोषारोपण का ये ताज़ा आरोप भी है। युए परिवार के मुखिया, जिनकी वह लगातार अपने मन में कल्पना करती रहती थी, ने भी सबसे उपयुक्त मानसिक यात्रा पाली थी। इसमें किसकी गलती है? ये तो बिल्कुल पागलपन है। अरे, लगता है श्री यू का मूड ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि शायद इसकी वजह यूयुन की पहले हुई मौत है। चीफ डिकालोन को अब इस बात की परवाह नहीं थी कि उन पर दोष लगाया जाएगा या नहीं। अगर वह स्पष्टीकरण भी दे दे तब भी यूयुन की मौत का दोष उसके अपने परिवार पर ही लगाया जा सकता है। अब ये पूरी तरह से अस्वीकार्य नहीं है। हमारे परिवार में अब तक 2 ब्रेकर थ्रू रियल ब्रेकर्स की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन वे अपेक्षाकृत साधारण थे और उन्हें परिवार का परम मूल नहीं माना जाता था। लेकिन यू परिवार को भारी नुकसान उठाना पड़ा। ठीक है, ठीक है। युए परिवार के मुखिया ने अपना गुस्सा तो दबा लिया, लेकिन कोई हरकत नहीं की। उन्होंने हाउते डिकारोन को टकटकी लगाकर देखा, फिर सुन परिवार के शिविर में मौजूद लोगों पर नजर डाली और एक पल के लिए ताओ यू के चेहरे पर भी टकटकी लगाए रखी। एक ठंडी सी फुफकार मारने के बाद वह अचानक हवा में गायब हो गया। उसके लिए यहाँ कोई विनाशकारी युद्ध शुरू करना असंभव है। दुनिया की इच्छाशक्ति से होने वाले विरोध के अलावा ऐसा करना व्हाइट स्टार सिटी से खुद को अलग थलग करने के बराबर होगा। व्हाइट स्टार सिटी में यू परिवार की प्रतिष्ठा इस तरह के आरोप का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं है। युवा स्वामी सन, इन दिनों सावधान रहें, अन्यथा आप फिलहाल हमारे अड्डे पर आ सकते हैं। हाउते ने ताओ यू की ओर एक नज़र डाली और उसे एक याद दिला दी। युए परिवार के दबाव ने वास्तव में यहाँ के अस्थायी गठबंधन को और भी मजबूत बना दिया है। हालांकि सन परिवार के पास इस समय व्हाइट स्टार सिटी में ज़्यादा शक्ति नहीं है, फिर भी उनकी ताकत अन्य परिवारों से कहीं अधिक है। याद दिलाने के लिए धन्यवाद गुरुजी। मैंने समय आने पर रसातल में लौटने का निर्णय लिया है और इस दौरान मैं समझौते का पूरी तरह से पालन करने के लिए तैयार हूँ। बहुत बढ़िया। बचाव का सबसे अच्छा तरीका आक्रमण है। डिकारोन परिवार के मुखिया ने ताओ यू के व्यवहारिक दृष्टिकोण से काफ़ी प्रसन्न होकर मुस्कुराया। इस समय तटस्थ रहना असंभव है। हिचकिचाने और पीछे मुड़ने से आप ही सबसे पहले बाहर हो जाएंगे। निर्णायक पक्ष लेना ही सही निर्णय है। इस तरह वे अपने परिवार से ही सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अगर बियान यू के परिवार ने किसी का पक्ष नहीं लिया तो वे आसानी से उससे निपट सकते थे और यहाँ तक कि उसे मित्र बलों द्वारा मारकर उन्हें फंसाया जा सकता था। ये लगभग निश्चित मौत है, लेकिन किसी एक पक्ष का साथ चुनने से चीज़ें काफ़ी हद तक सुरक्षित हो सकती हैं। फिर उसने टेस की ओर देखा, जिसका चेहरा गंभीर था, और थोड़ी सी दुर्भावना के साथ कहा, हे तेंग लियांगहोंग अभी भी आसपास ही है। वह किसी भी क्षण आप पर हमला कर सकता है। हे इंस्पेक्टर, आपको सावधान रहना चाहिए। ये धमकी भरे शब्द बोलने के बाद हाउटे भी तुरंत वहां से चला गया। दोनों पक्षों ने सीमा तोड़ने वालों की मौतें देखी हैं, जिसे खुले मैदान में एक औपचारिक युद्ध माना जा सकता है। अगर आधुनिक दुनिया में अत्यधिक प्रतिबंध न होते तो शायद अब तक कुछ खूनी युद्ध छिड़ चुके होते। इस संघर्ष की तीव्रता इतनी अधिक है कि व्हाइट स्टार सिटी में भी, जहां शक्तिशाली गुट वर्चस्व के लिए होड़ कर रहे हैं, इसे हाल के समय की एक प्रमुख घटना माना जाता है। जब टेस ने हाउटे की धमकी सुनी और युए परिवार के मुखिया के बिना अलविदा कहे अचानक चले जाने के बारे में सुना तो उसका चेहरा बेहद विकृत हो गया। ये निश्चित रूप से सबसे खराब विकल्प है, इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। मैं किसी की मदद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसके बजाय मुझ पर ही दोष मढ़ दिया गया। कितना बुरा हुआ। फिर वह पीछे मुड़ा और ताओ यू और टेरेसा को गुस्से से घूरने लगा। वह केवल फुकी को ही धमका सकता था, जो व्हाइट स्टार सिटी में बिना किसी जान पहचान वाला व्यक्ति था। हे, क्या तुमने पैट्रियार्क डिकारोन की बात सुनी? हथियारों के संग में अभी भी कुछ बेहतरीन विशेषज्ञ मौजूद हैं। तुम्हें भी सावधान रहना चाहिए। अगर उसने तुम्हें मारने की कोशिश की तो मैं संभाल नहीं पाऊंगा। टेस का लहजा कुछ हद तक ठंडा हो गया था और उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं। फिर उसने एक ठंडी फुफकार मारी और झट से हवा में गायब हो गया। नीचे खड़े ताओ यू को मानो कुछ समझ आ गया था और उसके चेहरे पर अचानक ज्ञान की अनुभूति हुई। उसने अपनी मुट्ठी को हथेली पर थपथपाया। वे लोग वास्तव में काफ़ी अच्छे हैं, उन्होंने तो मेरे लिए एक बहाना भी बना दिया। ताओ यू की परछाई से एक परछाई तुरंत अलग हो गई और टेस जिस दिशा में गई थी उसी दिशा में तेजी से दौड़ पड़ी। ... टेस्ला आसमान में उड़ गया और इलाके की सबसे ऊंची इमारत, सैकड़ों मीटर ऊंचे लोहे के एक विशाल टावर पर वापस आ गया। आकाश में छाई धूसर धुंध की पृष्ठभूमि में गरजती बिजली और धुंध के भीतर घूमती बिजली की लपटों के साथ भव्यता का एहसास होता है। यह उनका कार्यालय भी है, जहां से वे अपने अधिकार क्षेत्र पर नजर रख सकते हैं। इस समय पारदर्शी नाइटगाउन पहने एक खूबसूरत महिला टावर की सबसे ऊपरी मंजिल के कमरे की बालकनी पर खड़ी थी। टेस को लौटते देख उसके चेहरे पर पहले से ही लालिमा छाई हुई थी, तभी एक मुस्कान आ गई।
इससे पहले कि वह हेलो कह पाती, पास से एक मधुर आवाज आई। श्रीमान टेस, कृपया प्रतीक्षा करें। जैसे ही बिजली की तेज गड़गड़ाहट से आसपास का इलाका सन्नाटे में डूब गया, टेस के पीछे टेंग लियांगहोंग की आकृति प्रकट हुई। इससे वह अकड़कर अपना सिर घुमाने लगा। आप अभी यही कह रहे थे, क्या आप सच में ऐसा कह रहे हैं? स्टॉप। अध्याय 542 रसातल में वापसी। अध्याय 542 रसातल में वापसी। ब्रेकिंग न्यूज़। ब्रेकिंग न्यूज़। इंस्पेक्टर टेस लापता हो गई हैं। हाल ही में लापता होने वाली ये दूसरी इंस्पेक्टर हैं। व्हाइट स्टार काउंसिल ने निगरानी दूत द्वारा की गई ऐसी कार्रवाइयों के प्रति शून्य सहिष्णुता दिखाते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। ऐसी अफवाह है कि यह काम हत्यारों के गिरोह का हो सकता है या किसी ने उन्हें काम पर रखा हो सकता है। हत्यारों के गिरोह के मुख्यालय पर हमला हुआ है। हताहतों की संख्या अज्ञात है। डिकारोन परिवार, यू परिवार, गू परिवार और हत्यारों के गठबंधन के बीच का संघर्ष अब सुलझने योग्य नहीं रह गया है। आसपास के निवासियों को निकट भविष्य में सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। ऐसा संदेह है कि 4 असंबंधित प्रतिभागियों ने प्रवेश किया, उनकी संख्या अज्ञात है। उद्धरण। ताओ यू ने नवीनतम समाचारों का सारांश देखा और उसके चेहरे पर संतुष्टि का भाव आ गया। बहुत अच्छा, इसमें मेरा बहुत कम योगदान था, मैं तो बस मदद कर रहा था, लेकिन वास्तव में इसने स्क्रिप्चर पवेलियन, सुपरकंडक्टर और स्पाइस को राज्य की राजधानी में अपनी जगह बनाने में मदद की। हालांकि यह रहने के लिए एक बहुत ही साधारण जगह है, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा हंगामा करना उचित नहीं है। लेकिन सॉसेज को काटने का सबसे कठिन हिस्सा पहला कट होता है। धैर्य और लगन से आप अंततः एक मजबूत पकड़ बना सकते हैं। अब समय आ गया है, मैं अपने वादे के अनुसार रसातल में लौट सकता हूँ। मैं आजकल अलग अलग उपनामों का इस्तेमाल कर रहा हूँ और अपनी पहचान बदल रहा हूँ। कई सीमा भंग करने वाले छाया सैनिकों की उपस्थिति के कारण वे आसानी से विभिन्न क्षमताओं का अनुकरण कर सकते हैं। वे आज हमें यहाँ चौंका देंगे और फिर कल वहाँ हम पर हमला करेंगे। हालांकि ऊपरी तौर पर यह डेकाथलॉन परिवार के लिए समर्थन का एक दोस्ताना संकेत मात्र था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में उन्होंने संभवतः सीमा तोड़ने वाले लगभग 10 और सैनिकों को इकट्ठा कर लिया है। वे किसी भी अकेले व्यक्ति को जाने नहीं देंगे। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ रही है, दोनों पक्ष और भी ज़्यादा उत्तेजित होते जा रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि वे अथाह गहराई में और भी अधिक उग्रता से लड़ते हैं, लेकिन वर्तमान दुनिया में उन्हें अपेक्षाकृत संयमित माना जाता है। दुनिया भर में हुई अधिकांश मौतें और चोटें ताओ यू के हाथों ही हुई थीं। असैसिन एलायंस का है, लेकिन ऐसा लगता है कि वे स्टारशाइन सिटी में नए विकास क्षेत्र पर काफ़ी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ताओ यू के छद्म नाम टेंग लियांगहोंग को पहले ही आधिकारिक तौर पर मान्यता मिल चुकी है। उनका छद्म नाम टेंग लियांगहोंग बेन टेंग है, जो मूल नाम से भी अधिक प्रामाणिक है। इसलिए वह वास्तव में असैसिन्स क्रीड की ओर से कुछ बयान दे सकता है। हालांकि जब असैसिन एलायंस के अड्डे पर हमला हुआ और स्टारफायर मर्सिनरी ग्रुप का नेता लापता हो गया, तो आश्चर्यचकित सैनिक, जो उस समय अड्डे पर मौजूद नहीं था, ने संचार के माध्यम से उससे संपर्क करने की पहल की और उसे थोड़ा सावधान रहने के लिए कहा। टेंग लियांगहोंग के व्यक्तित्व में आए बदलाव की बात करें तो वह सतर्क और विवेकपूर्ण होने से कुछ हद तक बेलगाम हो गए। इसे समझना वास्तव में काफ़ी आसान है। अभी अभी आपदाग्रस्त प्राणी बनने के बाद और इतने लंबे समय तक सतर्क रहने के बाद क्या मैं बलवानों के व्यवहार का आनंद नहीं ले सकता? इसीलिए अचानक हुए हमले का उन पर शुरू में ज़्यादा असर नहीं पड़ा। बाद में इस डर से कि ज़्यादा आगे बढ़ने से नए विकास क्षेत्र में मिशन प्रभावित हो सकता है, उन्होंने उन्हें धीरे से याद दिलाया कि वे जाकर कमान संभाल लें। अगर आप पूरी स्थिति के प्रभारी हैं तो आप ही हैं। अब वापस जाने का समय हो गया है। वह छोटी अमीर महिला भी हैकनान परिवार के घर पहुंच चुकी है। ताओ यू को उसकी बहुत याद आ रही थी, क्योंकि वे इतने लंबे समय से एक दूसरे से नहीं मिले थे। बाकी सब तो सीधे तौर पर स्पेशल इफेक्ट्स को देखने के बारे में हैं, जिसमें एक्स्ट्रा प्लेजर विच भी शामिल है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे इन्हें थोड़ा और समझना होगा। इस बारे में सोचते हुए ताओ यू ने एक एन्क्रिप्टेड वॉकी टॉकी निकाला और उसमें बात की। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। अब मैं रसातल में लौट रहा हूँ। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। ताओ यू ने डिकारोन परिवार को संक्षेप में अभिवादन किया, जिससे ये संकेत मिला कि उसने अपनी ओर से पूरी कोशिश की थी। हालांकि वह इस मामले में शामिल रहा है, लेकिन ऊपरी तौर पर वह केवल एक दोस्त के रूप में मदद कर रहा है और उनके बीच कोई अधीनस्थ संबंध नहीं है। इसका सीधा सा मकसद राज्य की राजधानी में बसने में सक्षम होना था। ये संघर्ष एक अराजक और अव्यवस्थित स्थिति में बदल गया, जो पूरी तरह से अराजकता में तब्दील हो गया। इससे ताओ यू को हंटर पाथ सीक्वेंस 3 और सीक्वेंस 4 के कुछ हिस्सों को समझने में भी मदद मिली। हालांकि यह संख्या बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन जिस पैमाने पर उन्होंने युद्ध शुरू किया उससे ये पता चलता है कि उनमें कुछ खास बात है। उन लगभग 1 दर्जन अच्छे शैडो सोल्जर्स के अलावा जिन्हें ले जाया गया था, ताओ यू को लगा कि वापस बिताए गए कुछ दिन सार्थक और काफ़ी संतोषजनक थे।
जैसे ही दृश्य बदला, ताओ यू को एक जानी पहचानी मोहक खुशबू का एहसास हुआ। अपने कमरे में योगासन के कपड़े पहने ध्यान कर रही सुन शियू को देखकर और उन कपड़ों से उभरे हुए उसके सुडौल शरीर की सुंदरता की प्रशंसा करते हुए ताओ यू के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। अब मेरी ताकत उस छोटी अमीर औरत की ताकत से कहीं ज्यादा हो गई है। इसके अलावा विचपात के अतिरिक्त लाभ के साथ ये किसी भी अन्य पहलू में उससे कमजोर नहीं होगा। तुम वापस आ गए हो टिल्डा। युवा उत्तराधिकारी ने आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए ताओ यू की ओर देखा, उसकी पलकें हल्की सी फड़फड़ाईं। क्या ये सुंदर है? बोलते समय वह जानबूझकर अपनी छाती फुलाती थी, जिससे उसके योग के कपड़े उसके भरे पूरे शरीर को और भी आकर्षक बनाते थे। ये बहुत अच्छा दिख रहा होगा, है ना? क्या आपको कोई परेशानी हुई? ताओ यू हमेशा से ही उस पुजारी के बारे में सोचता रहता था। कोई बात नहीं, चूंकि वे गुप्त रूप से काम कर रहे थे, इसका मतलब है कि वे दिन के उजाले को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने हाल ही में कुछ सिलसिलेवार अभियान चलाए थे, लेकिन ऐसा लगता है कि आप लोगों ने यहाँ मुख्य बल को नष्ट कर दिया है और इसमें कोई ब्रेकर शामिल नहीं थे। युवा उत्तराधिकारी ने सहजता से पिछले कुछ दिनों में घटी घटनाओं का वर्णन किया। यहाँ तक कि जागीरदार परिवारों की ताकत को नज़रअंदाज करने पर भी सन परिवार यू परिवार और दिकारोन परिवार से काफ़ी आगे है। बाकी सब बातों को एक तरफ रख दे तो उस समय सन गुआंगयो और सन गुआंगहुई ने ताओ यू को जो एहसास दिलाया था वह यूए परिवार के मुखिया के एहसास से भी कहीं अधिक मजबूत था, जो एक दुर्जय और आपदा स्तर का व्यक्ति था। अगर हम ट्रेया जैसे जागीरदार परिवारों को भी शामिल कर लें, तो अगर सन परिवार अपने पूरे कबीले की ताकत के साथ व्हाइट स्टार सिटी में प्रवेश करे तो वे निश्चित रूप से वहां अपनी एक अलग जगह बना लेंगे। फिलहाल सन परिवार के मुख्य हित शिंग्याओ कंपनी से ही जुड़े हुए हैं। पिछली बार जब तुमने सीधे 50% स्वीकार करने की हिम्मत की थी, तब से लगता है कि तुमने काफ़ी सुधार किया है। चलो मैं इसे देख लेता हूँ। सन शियू ने ताओ यू को नीचे गिराने की कोशिश करते हुए आगे की ओर छलांग लगाए। हालांकि ताओ यू ने हाओ की कलाई पकड़ ली और उसे पीछे खींच लिया। उनके बीच हुई तीखी बहस में ताओ यू का पलड़ा भारी रहा। इससे सुन शियू हैरान रह गई, जिसे पकड़कर रखा गया था। इतना बड़ा सुधार! तभी दरवाजे पर दस्तक हुई, जिसका मतलब था कि ट्रेया भी रसातल में लौट आई थी। एक पल इंतजार करें, ताओ यू ने ऐसा कुछ नहीं कहा, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। हालांकि टेरेसा जन्मजात रूप से एक अमीर लड़की थी, फिर भी ताओ यू उसके सामने होने पर उसकी भावनाओं का ख्याल रखती थी। हमारी मुलाकात को 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं, अब कुछ अकेले समय बिताने का समय आ गया है। ... हम जीत गए। विचपात से मिले बोनस और शक्ति में अचानक हुई वृद्धि के साथ ताओ यू ने आखिरकार सक्कुबस सबजुगेशन उपलब्धि हासिल कर ली। उन्होंने पालतू प्रजाति का इस्तेमाल नहीं किया। शानदार! लगता है कि तुम्हें निचोड़ना मुश्किल होगा। धनी युवती एक अवर्णनीय अवस्था में आलस्य से अपनी उंगली बढ़ाकर ताओ यू के शरीर पर पसीने की बूंदों को कुरेने लगी, फिर उसे अपने मुंह में डालकर चाटने लगी। महज एक सहज हरकत से ताओ यू को ऐसा लगा जैसे वह फिर से सक्रिय हो गई हो। हालांकि समय देखने के बाद उसने अपनी उत्तेजना को दबाया और खुद को शांत किया। ठीक है, आपके बड़े कौन आ रहे हैं? आपके चाचा। ताओ यू सहयोगी सेनाओं की युद्ध क्षमता की पुष्टि भी करना चाहता था। खैर, वह छिपकर काम करने में माहिर है, लेकिन उसे पता चला है कि दूसरी तरफ कोई ऐसा व्यक्ति है जो भविष्यवाणी और हस्तक्षेप करने में माहिर है, जो थोड़ी परेशानी वाली बात है। उसने कई बार उपकरणों का इस्तेमाल करने की कोशिश की है, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला है। युवा उत्तराधिकारी ने जल्दी से अपने कपड़े पहने। बेहद लचीला शरीर और पट्टियों द्वारा छोड़े गए हल्के निशान काफ़ी आकर्षक थे। हालांकि समय बीतने के साथ साथ हमें लगातार लाभ और आय प्राप्त हो रही है, जबकि वे संसाधनों को व्यर्थ ही बर्बाद कर रहे हैं। हमारे पास समय है। युवा उत्तराधिकारी को मौजूदा स्थिति की पूरी समझ थी। सन परिवार रक्षात्मक मुद्रा में है, जिससे चुनौती मिलने पर उन्हें नुकसान होता है, और हो सकता है कि वे अंततः अपना ठीक से बचाव करने में असमर्थ हो जाएं। लेकिन जब तक आप इसे सहन कर सकते हैं, समय के साथ लाभ बढ़ता जाएगा। इसके विपरीत अंधेरे में घात लगाए बैठे चूहे हमेशा छिपते और बचते रहते हैं। उनके पास उत्पादन के लिए कोई निश्चित संसाधन नहीं होते। अधिक से अधिक वे केवल चुपके से कुछ टुकड़े ही पकड़ सकते हैं। सैद्धांतिक रूप से उनके प्रयासों की तुलना में यह उतना सार्थक नहीं है। यदि ऐसी कोई सेना टकराव में शामिल नहीं होती है, तो वह आसानी से एक छोटा सा क्षेत्र अलग कर सकती है, खुद को एक पर्वतीय गढ़ के रूप में स्थापित कर सकती है और नियमित रूप से उत्पादन संसाधनों को एकत्रित कर काफ़ी मुनाफा कमा सकती है। लेकिन अब जीत की कुंजी बस पकड़े जाने से बचना है। हालांकि उनके अनियमित और अप्रत्याशित हमलों ने सन परिवार के लिए कुछ परेशानी जरूर खड़ी कर दी। तैरते शहर के कुछ सदस्यों को पहले ही उन लोगों ने घेर कर मार डाला है। ये बुरा नहीं है। अतीत में मरने वाले लोगों का दोष उन पर डाला जा सकता है। ताओ यू ने सोचा कि शायद उन्होंने उतने लोगों को नहीं मारा होगा जितने लोगों को उसने मारा था, इसलिए उन्हें दोष लेने देना बिल्कुल सही होगा। मैं भी यही सोचता हूँ।
युवा उत्तराधिकारी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हम भी यही सोच रहे थे। स्टॉप। अध्याय 543 प्रस्थान। अध्याय 543 प्रस्थान। याद। सन शियू और ताओ यू के कमरे से बाहर आने के बाद टेरेसा एक महिला योद्धा की तरह दरवाजे पर पहरा देने के लिए खड़ी हो गई और फिर उसने थोड़ा झुककर अभिवादन किया। वह बेवकूफ़ नहीं है। कुछ घटनाओं के घटित होने और उस युवती की व्यवस्थाओं को मिलाकर उसे काफ़ी हद तक यह अंदाजा हो गया था कि क्या चल रहा है। शायद वह पहले सोचती थी कि ताओ यू एक युवती के लिए पर्याप्त उपयुक्त नहीं है, लेकिन कुछ समय बाद अब वह जानती है कि ताओ यू निश्चित रूप से योग्य है। शहर के बाहरी इलाके में जन्म लेने के बावजूद शारीरिक शक्ति में उस युवती से कहीं आगे निकल जाना ये कितनी अद्भुत उपलब्धि है। अगर आप इसे खुफिया जानकारी बताकर प्रकट करेंगे तो कोई भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। अफवाहों और गपशप को अक्सर महज अनौपचारिक इतिहास कहकर खारिज कर दिया जाता है और मनोरंजन के लिए ही सुना जाता है। यह अतिशयोक्ति है। हालांकि टेरेसा मूल रूप से सन शियू की शिष्या थी, अन्यथा सन शियू ने इन व्यवस्थाओं को करने की पहल नहीं की होती। अपने करीबी लोगों को सचमुच अपने ही लोगों के रूप में देखना अधिक सुकून देने वाला होता है। हम बहुत बढ़िया। सन शियू ने सिर हिलाया और ट्रेया की ठोड़ी को छूने के लिए उंगली बढ़ाई। जब आप इसे बना रहे थे तो शायद आपके दिमाग में सिर्फ उसकी बत्तख जैसी गर्दन ही थी, है ना? हालांकि ताओ यू युवा धनी महिला के साथ अपने संबंधों में हमेशा काफ़ी निष्क्रिय रहा है, लेकिन बाद वाली महिला आसानी से कुछ अनुचित शब्द बोल सकती है। लेकिन ट्रेया से उसने जो कहा उसे सुनकर उसकी सांसें थम सी गईं। महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रेया ने बहुत ही गंभीर भाव से सिर हिलाया। हाँ, हम अभी इस बारे में बात करने का समय नहीं है। मैंने चौथे रायकागे से मुलाकात का समय तय किया है और हम 2 पूंछ वाले राक्षस को वापस लाने जा रहे हैं। क्या हाल ही में कहीं और कोई ज़रूरी काम है? ताओ यू ने अनायास ही उनकी बातचीत में हस्तक्षेप किया। अंधेरे में छिपे उन चूहों ने रेनफॉरेस्ट 02 में एलियन की तैनाती बढ़ा दी है। वे चुपके से कहीं बाहर रानी एलियन पाल रहे होंगे। उनके हमले शुरू होने और पकड़े जाने के बाद उनकी हरकतें और भी बेकाबू हो गईं। उनके पास भविष्यवाणी विरोधी क्षमताएं हैं जो स्रोत का पता लगाने में बाधा डालती हैं। युवा उत्तराधिकारी ने अनायास ही एक ऐसी समस्या का जिक्र किया जो इस समय उसे कुछ परेशानी दे रही थी। जो ताकतें गुपचुप तरीके से गड़बड़ी पैदा कर रही थीं, वे वास्तव में एक बड़े अभियान के लिए अपनी ताकत जुटाने की तैयारी कर रही थीं। हालांकि इसका नतीजा ये हुआ कि असैसिन एलायंस के चौथे सबसे बड़े नेता तेंग लियांगहोंग को भी ताओ यू ने पकड़ लिया। कई ब्रेकर्स की मौत के साथ साथ उनकी युद्ध शक्ति में तत्काल कमी आ गई। जब ताओ यू वास्तविक दुनिया में लौटा तो उसे इस तरफ से संपर्क करने के कुछ प्रयास प्राप्त हुए, लेकिन उसने ये दावा करके उन्हें चकमा देने में कामयाबी हासिल की कि वह परेशानी से बचने के लिए एक बहाना बनाने के लिए वास्तविक दुनिया में लौटा था। आखिरकार तेंग लियांगहोंग इस समय यहाँ का सबसे शक्तिशाली योद्धा है और स्थिति को इस हद तक बिगड़ने से रोकना आवश्यक है कि हाथी शेर को खा जाए। अपनी रक्षा करना तेंग लियांगहोंग की सर्वोपरि चिंता है। फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है जिसके लिए तेंग लियांगहोंग के हस्तक्षेप की सख्त जरूरत हो। आखिरकार भव्य योजना तो अभी शुरू भी नहीं हुई थी और शीर्ष बलों की संख्या आधे से भी कम हो जाने के कारण मूल रूप से किए जाने वाले बड़े कदमों को छोटे कदमों में बदलना पड़ा। हालांकि उस पुजारी के प्रभाव के कारण उसके पर्दे के पीछे के आदेशों के तहत तैरते शहर के एक अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण सदस्य की कई अन्य लोगों के साथ मृत्यु हो गई। इससे कुछ नुकसान हुआ और नकारात्मक प्रभाव पड़ा, लेकिन इससे नव विकसित क्षेत्र पर सन परिवार के नियंत्रण पर कोई असर नहीं पड़ा। चूंकि अब उन्हें कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं थी, इसलिए उन्होंने उन क्षेत्रों में अधिक एलियंस को तैनात किया जहां वे सबसे आसानी से परिणाम प्राप्त कर सकते थे। इस संगठन ने रेनफॉरेस्ट 02 में अपना निवेश भी बढ़ा दिया है। सैंड विलेज, जिसने हाल ही में एक गठबंधन बनाया है, ने भी वर्षावन में मदद के लिए निंजाओं को काम पर रखना शुरू कर दिया है और इसे साफ करने के लिए इनाम की राशि भी बढ़ा दी है। लेकिन विनाश करना हमेशा से आसान रहा है और रेनफॉरेस्ट 02 अभी भी बहुत बड़ा है। ड्रोन की मदद मिलने के बावजूद भी हम एलियंस के वितरण का केवल अनुमानित ही कर सकते हैं। ये किसी विशेष क्षेत्र में विदेशियों की संख्या में अचानक वृद्धि को रोकने के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रदान कर सकता है, लेकिन ये छिटपुट मामलों के लिए अभी भी अपर्याप्त है। ये सड़क पर होने वाली लड़ाई से कहीं ज़्यादा खतरनाक है। पांडोरा वास्तव में जीवन से अविश्वसनीय रूप से समृद्ध है और यह खंडित क्षेत्र बहुत विशाल है। वर्तमान नियंत्रण की स्थिति को बनाए रखने की क्षमता मुख्य रूप से यहाँ की अपेक्षाकृत अच्छी औद्योगिक विनिर्माण क्षमताओं के कारण है। कम से कम अवतार क्षेत्र में उत्पादन के लिए विमानों की अपेक्षाकृत पर्याप्त आपूर्ति है। अपने मिशन को पूरा करने के लिए आने वाले अग्रणी और यहाँ तक कि निंजा भी अब विमानों का उपयोग करके उड़ान भर सकते हैं, जिससे गतिशीलता संबंधी कई समस्याओं का समाधान हो जाता है। यहाँ तक कि राक्षसी दुनिया और मार्शल आर्ट की दुनिया के भाड़े के सैनिक भी, जो धीरे धीरे आत्मसात और पुनर्गठित हो गए थे, इस क्षेत्र में प्रवेश करने लगे हैं। बाहरी लोगों की संख्या की तुलना में स्वदेशी लोगों की संख्या कहीं अधिक थी। इसके अलावा दानवीकरण की दुनिया और मार्शल आर्ट की दुनिया के लोग
प्रशिक्षण और विकास के बाद और सही उपकरणों के साथ, आमतौर पर बाहरी शहर के औसत अग्रदूतों की तुलना में उच्च स्तर की गुणवत्ता रखते हैं। शहर के भीतरी हिस्से में बसे निवासियों को केंद्र में रखते हुए, शहर के बाहरी हिस्से में बसे निवासियों को एक विस्तार पुल के रूप में और कुछ मूल निवासियों को शामिल करते हुए, ये वर्तमान में दस्ते के लिए इष्टतम दक्षता है। इसके अलावा नामी लोग भी उत्पीड़न करते हैं, इसलिए रेनफॉरेस्ट 02 वास्तव में थोड़ा परेशानी भरा है, जो हमारे खनन खर्चों में लगातार वृद्धि के बराबर है। ये सुनकर ताओ यू ने अपनी भौहें ऊपर उठा लीं। खनन लागत में वृद्धि का मतलब यहाँ खनिज आय में कमी भी है। मैं पहले जाकर इसे साफ करने के लिए थोड़ा समय निकालूंगा। हालांकि इससे समस्या पूरी तरह से हल नहीं होगी, लेकिन कम से कम इनकी संख्या तो कम हो जाएगी। ताओ यू ने कुछ देर सोचा और महसूस किया कि इस बार उसने वास्तविक दुनिया से काफ़ी होनहार प्रतिभाओं को भर्ती किया है। कई शीर्ष स्तर के विश्वभक्षक और साधारण विश्वभक्षक मौजूद हैं, और वे सभी उस स्तर पर हैं जहां वे भौतिक दुनिया में सीधे प्रकट हो सकते हैं। टीम में सदस्यों की संख्या भले ही कम हो, लेकिन नव विकसित क्षेत्र में इसकी गुणवत्ता शायद बेजोड़ है। दरअसल एलियन को कम अपशिष्ट वाले कार्ड के रूप में सीधे तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ताओ यू मन ही मन सोच रहा था कि अपनी हंटर पाथ क्षमता के बल पर वह मात्रा को गुणवत्ता में बदल सकता है। जेनोमॉर्फ जैसे जीव के लिए, जो केवल सहज प्रवृत्ति पर निर्भर करता है, उसे बिना किसी अतिरिक्त मानसिक दानव बीज को प्रत्यारोपित किए ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए। सबसे खराब स्थिति में इसे परिबद्ध क्षेत्र के भीतर केवल एक सजावट के रूप में मानना ठीक है। आपकी कमाई वाकई काफ़ी अच्छी है। उस दुनिया में हालात कैसे हैं? ताओ यू को इस तरह के परेशानी भरे मामलों को दबाने में आत्मविश्वास देखकर युवा उत्तराधिकारी भी कुछ हद तक अपनी किस्मत आजमाने के लिए प्रेरित हुई। वहाँ मत जाओ, वहाँ एक जाल है, एक बहुत ही खतरनाक जाल। मैं अब वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता। अगर पिछली बार जानकारी खरीदने वाला व्यक्ति सिर्फ एक सामान्य परिचित होता तो मैं उसे जानकारी बेच देता, लेकिन अगर हम करीबी थे तो भूल जाओ। ताओ यू ने उस धनी युवती को चेतावनी दी, जिससे वह एक पल के लिए रुक गई और फिर सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, युवा उत्तराधिकारी ने सलाह मान ली। आखिरकार इस लड़के की विकास दर तो वाकई उसकी विकास दर से कहीं अधिक हो चुकी थी। उससे पोषक तत्व अवशोषित करते हुए जिस दर से यह बढ़ता है, वही इस समस्या को समझाने के लिए पर्याप्त है। इसलिए उसने ताओ यू के फैसले पर भी भरोसा किया। फिर मैं रेनफॉरेस्ट 02 जाकर कुछ सफाई का काम करूंगा और देखूंगा कि क्या मुझे कुछ और मिल सकते हैं। चलो अलग अलग चलते हैं। मैं ट्रेया को अपने साथ ले जा रहा हूँ। सुरक्षित हों। ट्रेया के पास वास्तव में कई काम पूरे करने हैं। मूल रूप से अवतार क्षेत्र उसका इलाका था, लेकिन बढ़ते हुए जेनोमॉर्फ्स से निपटने के लिए व्यापक रणनीति की आवश्यकता है। स्पष्ट रूप से जेनोमॉर्फ्स को खत्म करने के लिए उनका एक साथ इकट्ठा होना कारगर नहीं है। ... वाह टिल्डर। वह अलौकिक अजगर एक रेत के टीले पर खड़ा था और अपने पंख फड़फड़ा रहा था, जिससे बड़ी मात्रा में रेत उड़ रही थी। ये कांग ने पॉल को रेत के तूफान से बचाया और टीले पर खड़े होकर उड़ने वाले ड्रैगन की पीठ पर बैठे ताओ यू से बात की। कृपया निश्चिंत रहें श्रीमान ताओ, मैं यहाँ संग्रहण कार्य का पूरा ध्यान रखूंगा। हाँ, मुझे आपकी क्षमताओं पर भरोसा है। इस समय ताओ यू के साथ उड़ने वाले ड्रैगन पर केवल ए और किलबी ही थे। माना जा सकता है कि वे वर्षावन में एलियंस को खदेड़ने के इस अभियान में कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। मिशन पूरा होने के बाद वे सीधे कुमोगकुरे के लिए रवाना हो जाएंगे। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में मिडिल अर्थ रेनफॉरेस्ट 01 से जुड़ा हुआ है, लेकिन यह निश्चित रूप से उससे भी बड़े रेनफॉरेस्ट 02 के निकट होगा। उस समय आप सीधे वहां जा सकते हैं और फिर कभी वापस नहीं आ सकते। मैंने उन्हें पहले ही सूचित कर दिया है और मेरी माँ जल्द से जल्द यहाँ आ जाएंगी। इस दौरान पॉल ने ताओ यू से भी बात की, लेकिन उसमें ज़्यादा ताकत नहीं थी, इसलिए उसके मुंह में काफ़ी रेत चली गई। ठीक है, अगर वह मेरे लौटने से पहले आ जाती है तो मैं यहीं इंतजार करूंगा और फिर चुड़ैलों के लिए कुछ प्रशिक्षण तकनीक और शक्ति के शब्द व्यवस्थित करूंगा। ताओ यू ने भी पॉल को सिर हिलाकर सहमति दी। ताओ यू को इस बात की परवाह नहीं थी कि मसालों में शब्दों की शक्ति होने की संभावना बहुत कम थी। हालांकि वह खुद अधिक अश्लील भाषा का प्रयोग करता है और सिस्टरहुड के निम्न स्तरीय मंत्रों का उपयोग करके जो तकनीक पर जोर देते हैं, यह अज्ञात है कि क्या वह गंदे बुजुर्ग की पाचन प्रक्रिया को तेज कर सकता है। वैसे इससे कोई खास नुकसान नहीं है, ये तो बस एक सामान्य सूचना है। इसमें सुनागाकुरे के निंजा, साथ ही फ्रीमैन परिवार का समर्थन और हाकुनान परिवार से संबंधित कुछ सैन्य उपकरण शामिल हैं। व्यक्तिगत उच्च स्तरीय क्षमताओं से लेकर मारक क्षमता कवरेज तक इस क्षेत्र के खिलाफ अंधेरे में छिपे चूहे लागत प्रभावी नहीं है, इसलिए बहुत अधिक चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ताओ यू द्वारा व्यक्तिगत संपत्ति का संचय करना केवल अपनी शक्ति बढ़ाने के उद्देश्य से है। वह कभी भी अपने द्वारा स्थापित व्यवसायों को खुद को बांधने नहीं देगा, इसलिए उसे और अधिक छूट देने में कोई आपत्ति नहीं थी। वह बस खुद को परेशानी से बचाना चाहता था। स्टॉप। अध्याय 544 बाढ़। अध्याय 544 बाढ़।
एक विशालकाय परग्रही ड्रैगन बादलों के बीच से होकर गुजरता है। चिकने बाह्य कवच वाला वह अलौकिक अजगर अत्यंत भयंकर था और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसकी सतह से काली स्याही की बूंदें रिस रही हों। हालांकि ऊर्जा के उत्पादन के कारण अजगर से निकलने के बाद स्याही की ये धुंधली बूंदें तेजी से वाष्पित हो जाती हैं। इसके शरीर के भीतर मौजूद शिखादार कीड़े लगातार एक भयावह जादुई शक्ति उत्पन्न करते हैं, जो इस अलौकिक ड्रैगन और उस पर अंकित कई जादुई अनुष्ठानों के लिए ऊर्जा का स्रोत प्रदान करती है। तो आपकी दुनिया में उनके सहयोगी जरूर होंगे। ताओ यू ने अनायास ही अपने बगल में बैठी चौथी पीढ़ी की ऐसे यह सवाल पूछा। हिडन क्लाउड विलेज और अंधेरे में छिपे लोगों ने गठबंधन कर लिया है। हालांकि ये गठबंधन फिलहाल केवल एक रोजगार संबंध है। उनमें से कुछ के पास उन्नत रसायन शास्त्र कौशल था और वे एक ऐसा औषधि बनाने में सक्षम थे जो बिजली के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता था। ये हिडन क्लाउड विलेज के लिए एक अमूल्य रणनीतिक संसाधन है। रायकागे की कई गुप्त तकनीकों को व्यापक रूप से आगे नहीं बढ़ाया जा सकने का एक मुख्य कारण यह है कि हम लोग बिजली से होने वाले नुकसान को सहन नहीं कर सकते। इस दवा के प्रयोग से भले ही हम कागे स्तर के शिनोबी का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने में सक्षम न हो, लेकिन चूनिन और जोनिन की संख्या में निश्चित रूप से काफ़ी वृद्धि होगी। यह ऐसी चीज़ है जिसे वे अस्वीकार नहीं कर सकते। दूसरे पक्ष ने पहले ही अग्रिम राशि, फॉर्मूले का आधा हिस्सा और काफ़ी मात्रा में दवा का भुगतान कर दिया है। हाँ, लेकिन चूंकि हमारा संबंध केवल नियोक्ता कर्मचारी का है, इसलिए उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि उनके सहयोगी कौन हैं, लेकिन संभवतः वे गोंडोर नहीं हैं। हमने हाल ही में गोंडोर के शासक के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। ऐब खुलकर और ईमानदारी से अपने मन की बात कहती है। किसी कारणवश तथाकथित वास्तविक दुनिया से लौटने पर उस व्यक्ति को और भी अधिक भय महसूस हुआ। अब उसके बगल में खड़े होने से मुझे एक अजीब सी घबराहट महसूस होती है। थोड़ा सीधा सादा है, लेकिन उसकी अंतर्ज्ञान शक्ति भी काफ़ी तेज है। की बातें सुनकर ताओ यू ने तुरंत एक पल के लिए विचार किया। फिलहाल बेस के पास मिडिल अर्थ को संभालने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं है। मिडिल अर्थ की खोज में गए सभी दल अब शांत हो गए हैं, संभवतः इसलिए क्योंकि उन पर घात लगाकर बैठे चूहों ने हमला कर दिया था। धनी युवतियां और उनके जैसी अन्य महिलाएं शीर्ष स्तर की लड़ाका होने के नाते निश्चित रूप से अपरिचित दुनिया में कदम रखने का जोखिम नहीं उठाएंगी, इसलिए उस क्षेत्र के बारे में उनकी समझ काफ़ी सही है। हालांकि ताओ यू लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की कोई बहुत बड़ी प्रशंसक नहीं है, फिर भी उन्होंने तीनों फिल्में देखी हैं और फिल्मों के बाद लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की पृष्ठभूमि पर कुछ शोध भी किया है, जिससे उन्हें फिल्मों के अलावा भी कुछ जानकारी मिली है। मध्य पृथ्वी में वर्तमान स्थिति यह है कि अमन महाद्वीप, जो देवताओं, वेरा और माया के निवास स्थान का प्रतिनिधित्व करता है, यहाँ विभाजित नहीं हुआ है। ये पूरी तरह से मध्य पृथ्वी ही है। इससे मध्य पृथ्वी पर सत्ता का विभाजन काफ़ी सरल हो जाता है। यह अच्छाई और बुराई इन दो पक्षों के बारे में है। हिडन क्लाउड विलेज गोंडोर के पास स्थित है और चूंकि उन्होंने ये खुलासा नहीं किया है कि उनका सहयोगी कौन है, इसलिए यह बहुत संभव है कि यह मोडोर हो जो गोंडोर की सीमा से लगा हुआ है। वे दिन के उजाले को बर्दाश्त नहीं कर सकते और अगर वे जोरों से संपर्क कर लेते हैं, जो हेरफेर करने में माहिर है, तो वे रसातल लोग से मिली जानकारी के आधार पर आसानी से गठबंधन बना सकते हैं। दरअसल मानसिक बोझ या आधारभूत संरचना न होने का ये भी एक फ़ायदा है। अगर आधार जोरों से संपर्क कर ले तो शायद ये हासिल करना आसान नहीं होगा। इस अड्डे को स्थिर टुकड़ों की आवश्यकता है, अधिमानतः ऐसी जगहें जहां इच्छाशक्ति से भरपूर फसलें सुरक्षित रूप से उगाई जा सकें या खनन किया जा सके। जोरों के अजीबोगरीब लोगों का समूह स्थिर खेती के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं लगता। जिस जगह हम आगे जा रहे हैं वह एलियंस से भरी हुई है, इसलिए आप लोगों को काफ़ी हद तक उनसे निपटना होगा। मैं सभी चिन्हित बिंदुओं पर एक बार चक्कर लगाऊंगा, इसलिए जल्दी करें। ताओ यू विशेष रूप से यहाँ रुककर परग्रहियों को खदेड़ने के लिए नहीं बसता, लेकिन चूंकि इससे उसके खनन मुनाफे पर असर पड़ रहा था, इसलिए इस जगह को भी साफ करना स्वाभाविक ही था। ... हम आकाश में अजगर की दहाड़ गूंज उठी और पीली रेत और वर्षावन के बीच की सीमा स्पष्ट रूप से परिभाषित हो गई। अवतार की दुनिया में मौजूद शक्तिशाली विश्व अवरोध के कारण आकाश में मौजूद बादल भी गंभीर रूप से विकृत हो जाते हैं, लेकिन विश्व अवरोध की मजबूती के कारण ही अंदर मौजूद मीथेन बाहर नहीं निकली और आसपास की दुनिया में पारस्परिक विनाश का कारण नहीं बनी। अवतार की दुनिया में आग आसानी से इसलिए नहीं लगती क्योंकि वहां ऑक्सीजन नहीं है। बेस पर हुआ विस्फोट ऑक्सीजन आपूर्ति कक्ष में खराबी के कारण हुआ था। यदि यह पूरी तरह से बाहरी दुनिया के साथ एकीकृत हो जाए तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। शायद वे चूहे इस बारे में सोच रहे होंगे। ताओ यू ने परग्रही ड्रैगन को विश्व अवरोध के किनारे तक नियंत्रित किया और किलर बी को अपने हेलमेट पहनने का संकेत देने के बाद उसने मार्ग खोला और परग्रही ड्रैगन को अंदर उड़ने दिया। वाह, यहाँ तो काफ़ी सारे हैं। ताओ यू ने लापरवाही से चारों ओर नज़र डाली और कुछ पराये जीवों की गतिविधियों के अस्पष्ट निशान देखे।
उसने एक बार लिटिल ब्लैक का इस्तेमाल करके यहाँ के लगभग हर तरह के जीव को परजीवी बना लिया था, इसलिए वह सभी प्रकार के परजीवियों की शक्ल सूरत से वाकिफ था और उन्हें पहचानने में गलती नहीं करता था। वे संख्या में बहुत कम लग रहे थे। इस ऊंचे स्थान से वह केवल कुछ किलोमीटर के दायरे में कुछ ही परग्रही प्राणियों को धुंधले ढंग से देख पा रहा था। लेकिन एलियंस बिल्कुल तिलचट्टों की तरह होते हैं। कुछ को यूं ही देखने के बाद मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि गुप्त रूप से कितने लोग मौजूद हैं। हालांकि जैसे जैसे ताओ यू की आंखें धीरे धीरे काली होती गईं, स्विश स्विश, पेड़ की छतरी पर बने उस अलौकिक अजगर की छाया से कई काली आकृतियां अचानक बाहर निकलीं। ये दूरी कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। ताओ यू ने उड़ते हुए अजगर की पीठ पर बैठे दो लोगों पर नजर डाली और कहा, लोकेटर ले लो, हम 5 दिन में मध्य पृथ्वी के टुकड़ों की सीमा पर मिलेंगे। हम लड़ते हुए आगे बढ़ेंगे और किसी भी परग्रही को भागने नहीं देंगे। हाँ, हालांकि ताओ यू ने उन्हें इस मिशन के लिए कोई इनाम नहीं दिया, फिर भी ए और किराबी, जिन्होंने पहले ही अपराध किए थे, काफ़ी अच्छे व्यवहार वाले थे। उन दोनों के साथ मिलकर काम करने से एलियंस को हराना बहुत आसान हो गया था। इसके अलावा अवतार की दुनिया में संचार प्रणाली अपेक्षाकृत अच्छी तरह से विकसित है, जिससे किसी भी स्थिति की समय पर रिपोर्ट करना आसान हो जाता है। ... भन 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 टिल्ड। एक सशस्त्र हेलीकॉप्टर ऊंचे ऊंचे पेड़ों की चोटियों के ऊपर से गुजरा। उसके शक्तिशाली प्रोपेलर पेड़ों के ऊपर समुद्र की लहरों जैसी तरंगें पैदा कर रहे थे। केबिन के दोनों ओर के दरवाजे खुले थे और 2 हवाई मशीनें बाहर की ओर निकली हुई थीं। इसके अलावा हेलीकॉप्टर पर लगा रॉकेट लॉन्चर और हेलीकॉप्टर का शानदार रूप यांत्रिक सुंदरता का एहसास दिलाते हैं। केबिन के अंदर 7 या 8 पूरी तरह से हथियारों से लैस लोग थे। केबिन के दरवाजे पर मशीन गन लिए खड़े गनर के अलावा 2 अन्य लोग भी थे, जिनके यांत्रिक रूप से संशोधित शरीरों से एक विशेष पहचान उपकरण जुड़ा हुआ था। ये कभी कभी लयबद्ध बीप बीप टिल्ड ध्वनि उत्सर्जित करता है। हरे रंग की ग्रिड वाली स्क्रीन पर कई लाल बिंदु भी दिखाई दे रहे थे, जिन्हें स्कैन किया जा चुका था। यह एक अनूठा जैविक रडार है, जिसे विशेष रूप से विभिन्न गैर मानक मापदंडों को शामिल करके डिज़ाइन किया गया है। जैसे जैसे हेलीकॉप्टर करीब आता गया, बीप की आवाज़ और भी तेज होती गई। तैयार रहो, इस बार 7 या 8 एलियंस हैं। इन एलियंस के आकार को देखते हुए ये काफ़ी परेशानी खड़ी करने वाले हैं। सह पायलट की सीट पर बैठे नेता भी गंभीर स्वर में अपनी जानकारी साझा करने में सक्षम प्रतीत हो रहे थे। इस दुनिया में इतने तरह के जीव हैं और वे सभी इतने बड़े हैं कि परिणामस्वरूप बनने वाले एलियंस वास्तव में थोड़े निराशाजनक हैं। जब गोला बारूद प्रचुर मात्रा में होता है तो सब ठीक रहता है। भीतरी शहर के निवासी आमतौर पर अपनी मारक क्षमता से दुश्मन को दबा सकते हैं, और यहाँ तक कि बाहरी शहर के निवासी समूहों में हो या मूल निवासी अपने हथियारों के साथ हों, उन्हें भी मार गिराया जा सकता है। हालांकि इसके आकार के कारण ही गोला बारूद बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, इसलिए सफाई की दक्षता वास्तव में अधिक नहीं है। चिंता मत करो, ये पहली बार नहीं है जब हमें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा है। जब तक बेस हमें ये अद्भुत धरोहरें किराए पर देने को तैयार है, हम यहाँ अनिश्चित काल तक रह सकते हैं। किसी एक विदेशी प्रजाति का शिकार करने पर मिलने वाला अतिरिक्त इनाम 1000 इच्छाशक्ति तक हो सकता है, और हवाई उपकरण भी बहुत कम कीमत पर किराए पर लिए जा सकते हैं, जो शहर के भीतरी इलाकों में रहने वाले परिवारों के लिए काफ़ी अच्छी आय का स्रोत है। अगर हमें एलियन क्वीन के बारे में कोई सुराग मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन इसमें कम से कम दसियों हजार डॉलर का खर्च आएगा। हाथ में धनुष और बाण लिए एक खूबसूरत महिला मुस्कुराते हुए बोली, ऊंचाई कम करो, पहले इलाके पर गोलाबारी करो, सुरक्षा सर्वोपरि। लेकिन ठीक इसी क्षण स्विश टिल्ड, जंगल से अचानक निकले एक मोटे नुकीले तीर ने सन्नाटे को पल भर में भंग कर दिया। नीचे उतरने और अचानक अप्रत्याशित रूप से मुड़ने के कारण हेलीकॉप्टर के पास बचने की कोई जगह नहीं थी। बस टिल्ड, वे मोटे तीर भी बेहद चालाक थे और सभी प्रोपेलर और इंजन को निशाना बनाकर मारे गए थे। प्रोपेलर से कई तीर कट जाने के बाद अंत में एक तीर अटक गया, जिससे उसमें से काला धुआं निकलने लगा और वह नीचे की ओर चक्कर लगाते हुए गिरने लगा। धत्तेरी की नामी, टक्करों से सावधान रहें, शांत रहें, रडार इसे क्यों नहीं पकड़ पा रहा है। सौभाग्य से वे सभी अग्रणी थे और हेलीकॉप्टर पेड़ों की छतरी और शाखाओं से टकराते हुए नीचे उतर गया। सरसराहट की आवाज़ के साथ हेलीकॉप्टर अंततः हवा में ही अटक गया। इन ऊंचे पेड़ों की शाखाओं ने उसे रोक दिया था। अंदर मौजूद लोग तेजी से बाहर निकले और पास ही में जा गिरे। हालांकि वे सभी अस्त व्यस्त दिख रहे थे, लेकिन इसके परिणामस्वरूप कोई हताहत नहीं हुआ। सावधान रहो, वे जानवर आ रहे हैं, डिटेक्टर पकड़े हुए लोगों में से एक ने जल्दबाजी में कहा, यह मैं हूं। तेज आवाज में बजने वाला अलार्म और भी तेज होता जा रहा था और वे पहले से ही पास की शाखाओं को हिलते हुए महसूस कर सकते थे। साथ ही उन्हें धुंधली सी एक काली आकृति तेजी से उन दरारों से होकर गुजरती हुई दिखाई दे रही थी। स्टॉप। अध्याय 545 फ्रॉस्ट। अध्याय 545 फ्रॉस्ट। धिक्कार है, क्या वे नीली चमड़ी वाले बंदर सचमुच एलियंस के साथ सहयोग कर रहे हैं?
क्या उन्हें मरने का डर नहीं है? टीम लीडर, जिसके बाल अभी भी पत्तों के टुकड़ों से ढके हुए थे, ने अपने कानों में एक तेज बीप की आवाज़ सुनी, साथ ही पास के जंगल में शाखाओं की सरसराहट और परग्रही जीवों के बाह्य कंकालों के रुक रुक कर प्रकट होने और गायब होने की आवाज़ भी सुनी। उनके चेहरे के भाव भी बेहद अप्रिय थे। वे एलियंस का शिकार करने के लिए बाहर आएंगे, इसलिए उनमें निश्चित रूप से कुछ ताकत है। अगर वे तैयार होते तो वे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके इन चीज़ों को पूरी तरह से साबुत अवस्था में खा सकते थे। जो लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए मिशन पर निकलते हैं, वे शायद इस बात को छोड़ देना चाहें कि मुनाफा बहुत ज़्यादा नहीं है, भले ही इसमें सिर्फ एक व्यक्ति की जान का नुकसान ही क्यों न हो। ये सिर्फ पैसा कमाने के बारे में है, इसके लिए दिन रात मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब जब हम उतर चुके हैं तो स्थिति पूरी तरह से अलग है। अगर वे इन एलियंस को हराने में कामयाब भी हो जाते हैं तो भी उन्हें वापस लौटने के रास्ते में अनगिनत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उनके पास मदद के लिए पुकारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, इस उम्मीद में कि पास में कोई हेलीकॉप्टर आ जाएगा। हालांकि एलियंस की खोज यथासंभव व्यापक क्षेत्र में करने के लिए उन्हें जोन में विभाजित किया गया है, जिसमें प्रत्येक टीम एक जोन के लिए मिशन का जिम्मा लेती है। जब तक उन्हें बचाने के लिए हेलीकॉप्टर पहुंचेगा, तब तक शायद उनके पास गोला बारूद और आपूर्ति खत्म हो चुकी होगी। और इस बार नामी लोग भी परछाई में छिपे हुए हैं। चारों ओर से उस परदेसी की गुर्राहट सुनाई देने लगी। ये जीव इस बात से भी भलीभांति परिचित हैं कि उनके शिकार के पास उन्हें मार गिराने के हथियार मौजूद हैं। लेकिन अब हमें इस बात में सावधानीपूर्वक अंतर करना होगा कि हम कब शिकारी हैं और कब शिकार। जरूरत पड़ने पर एलियंस निडर हो सकते हैं और टीम की जीत के लिए खुद को बलिदान करने को तैयार रहते हैं। इस लिहाज से ट्रेल ब्लेजर्स की तुलना नहीं की जा सकती। लड़ाई जितनी तीव्र होगी, एलियंस को उतना ही अधिक लाभ होगा। प्रकृति का विनाश करने वाले जल्लादों, अपने न्याय के लिए तैयार हो जाओ। जंगल से आ रही टूटी फूटी अंग्रेजी स्पष्ट रूप से नामी लोगों की थी जो अचानक हमला कर रहे थे। अगर परग्रही जीव जीवित रह सकते हैं और उनका महत्व है, तो आप हम पर हमला क्यों करते हैं? क्या हम परग्रही जीवों से भी कम मूल्यवान हैं? टीम लीडर गुस्से से दहाड़ उठा। हमने तुम्हें नहीं मारा। परग्रहियों द्वारा तुम्हारा शिकार करना प्राकृतिक चक्र का ही हिस्सा है। हम भी शिकार करते हैं, यही प्रकृति का नियम है। जब तक तुम बाहरी ताकतों का इस्तेमाल नहीं करोगे, तब तक सब ठीक रहेगा। नामी की विचित्र टिप्पणियों ने सचमुच उन्हें यह महसूस कराया कि उनके मूल्य चकनाचूर हो गए हैं। उसी क्षण कुछ विशालकाय परग्रही जीवों ने शाखाओं को उठाना शुरू कर दिया और अपने पूरे शरीर को प्रकट कर दिया। पारंपरिक एलियंस के पतले आकार के विपरीत यह एलियन 7 या 8 मीटर लंबा है और मोटे कवच से ढका हुआ है, जिससे ये बेहद मजबूत दिखता है। इसका गहरा कवच चमकता हुआ काला है। इसे किसी ऐसे जीव का उपयोग करके विकसित किया गया होगा जिसमें स्वाभाविक रूप से उच्च रक्षात्मक क्षमताएं थीं, और इसने उस जीव के फायदों को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया। उसके भयानक मुखांगों से लगातार गाढ़ा लार टपक रहा था और वह धीमी गुर्राहट की आवाज़ें निकाल रहा था। ये जानबूझकर हमारी मारक क्षमता को परखने आया एक मोहरा है। 1 मिनट रुकिए, इसे करीब आने दीजिए। गोला बारूद बचाने के लिए सावधान रहिए। किसी ने शांत भाव से एक अनुस्मारक दिया। स्पष्ट। हालांकि उसी क्षण अचानक उनके पीछे की शाखाएं कांपने लगीं। इससे वे चौंक गए। क्या हो रहा है? कोई अलार्म क्यों नहीं बज रहा है? मुझे नहीं पता। क्या वे किसी ऐसे एलियन में विकसित हो गए होंगे जो पहचान से परे हो? ये किस तरह की नस्ल है? क्रोधित होकर उन्होंने अपनी सेनाओं को विभाजित किया और इस दिशा में उन्मुख हुए जहां उन्होंने अपने पीछे मची अफरा तफरी में से परग्रही आकृतियों को उभरते हुए देखा। एक विशालकाय चीते के आकार का परग्रही प्राणी, जिसका शरीर मानो काली स्याही से लथपथ है और जिसकी आंखें किसी भी परग्रही प्राणी की तरह रक्त पिपासा से चमक रही हैं। हालांकि उसने भीड़ की तरफ जरा भी नजर नहीं डाली। इसके बजाय वह भारी कवच पहने हुए एलियन को टकटकी लगाकर घूर रहा था। दूसरी ओर भारी कवच वाला वह एलियन, जो मूल रूप से दुश्मन का ध्यान आकर्षित करने के लिए वहां मौजूद था, काफी सतर्क प्रतीत हुआ और गुर्राते हुए पीछे हट गया। इससे टीम कुछ हद तक असमंजस में पड़ गई। क्या चल रहा है? क्या एलियंस का शिकार करने वाले एलियंस अलग अलग महारानियों से? देखते रहिए कि क्या होता है। साथ ही सावधान रहें कि यह कोई जाल न हो। लापरवाही न बरतें, टीम लीडर ने गहरी आवाज में कहा। फिर जैसे ही शाखाएं हिलीं, एक और अजीब आकृति दिखाई दी जो देखने में स्याही टिपकाती हुई प्रतीत हो रही थी। हम टिल्ड। आकाश में बहुत ऊपर से अचानक सुनाई देने वाली अजगर की दहाड़ किसी आदेश का संकेत देने वाले सीन की तरह थी। बाद में प्रकट हुए एलियंस ने बिजली की गति से कवचधारी एलियन और उसके पीछे मौजूद अन्य एलियंस पर हमला कर दिया। बेहद तेज। ये एलियंस स्वभाव से क्रूर भी हैं और जब उन पर हमला किया जाता है तो वे तुरंत जवाबी कार्रवाई भी करते हैं और आसपास के एलियंस तुरंत एक भयंकर लड़ाई में उलझ जाते हैं। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और साथ में लोटपोट हो गए। पंजों और दांतों का एक साथ इस्तेमाल किया गया और तेजाब जैसा खून चारों ओर फैल गया। क्योंकि वे सभी विशालकाय एलियन हैं जिनकी लंबाई कम से कम 5 या 6 मीटर है।
टक्कर काफी जोरदार थी, जिससे पेड़ की डालियां और पत्ते उड़ने लगे और लकड़ी के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। वे लोग अचंभित होकर लोगों के समूह को घूरते रहे। देखो, उन परजीवियों से खून नहीं बह रहा है, वे परजीवी नहीं हैं। वे किसी प्रकार के बुलाए गए जीव होंगे या उनके पास कोई विशेष क्षमता होगी। ट्रेल ब्लेजर्स के पास चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ अनुभव तो जरूर होगा। अपने पीछे लड़ रहे परियों के समूह को देखते हुए एक तरफ के लोग आपस में लड़ते हुए तेजाब जैसा खून उगल रहे थे, जबकि दूसरी तरफ के लोगों के घाव उनकी त्वचा पर लगी स्याही से ठीक हो रहे थे। तभी अचानक उन्हें एक ज्ञानोदय हुआ। इसके बाद टीम लीडर तेजी से पेड़ की चोटी पर चढ़ गया और ऊपर की ओर देखा तो उसे अजगर की परछाई ऊपर उड़ती हुई दिखाई दी। ये 8 भुजाओं वाले वज्र का अलौकिक अजगर है। क्या उसने इस अलौकिक प्राणी को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया है? यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। उसे सदमे में आने में जितना समय लगा, उतने ही समय में उस निडर छायादार परजीवी ने 7 या 8 परजीवियों का शिकार कर लिया था और फिर तेजी से उनके शवों को आकाश में उड़ने वाले अजगर के नीचे घसीट कर ले गया। वर्तमान संकट का समाधान भी आसानी से किया जा सकता है। सहायता के लिए निकटतम पुलिस बल से संपर्क करें। टीम लीडर ने तुरंत फैसला लिया और फिर चारों ओर एक क्रूर नजर डाली। उन नीली चमड़ी वाले बंदरों को ढूंढो। परग्रही ड्रैगन पर खड़े होकर ताओ यू ने छाया सैनिकों की संख्या का अनुमान लगाया और फिर अतिरिक्त छाया परग्रही सैनिकों को, जो बोझ बन सकते थे, परिबद्ध क्षेत्र में वापस भेज दिया। हालांकि गैर भौतिक छाया इकाइयां अंतर्निहित अवरोध पर ज्यादा दबाव नहीं डालती हैं, लेकिन परग्रहियों की संख्या वाकई कुछ ज्यादा ही है। बस इतना ही काफी है। बहुत सारे सस्ते कार्ड जमा करने की कोई जरूरत नहीं है। भले ही ताओ यू गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए मात्रा का संचय कर सके और अपनी शक्ति को स्वयं में समाहित कर सके। हालांकि कम लागत वाले लक्ष्यों की संख्या बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए और कुछ कोटा उच्च गुणवत्ता वाले लक्ष्यों के लिए आरक्षित रखा जाना चाहिए, जिन्हें बाद में हासिल किया जा सकता है। स्विश टिल्ड, एक के बाद एक घोंसलों में लौटती अबाबिलों की तरह काली परछाइयां उस अजीबोगरीब अजगर की छाया में घुस गईं। वे सभी विचित्र और विकृत जीव थे। दुर्भाग्यवश रानी केवल 2 को ही पकड़ पाई। वे दोनों अच्छी तरह से छिपे हुए थे। ताओ यू, जो उड़ते हुए अजगर पर खड़ा था और हवा के विपरीत दिशा में आगे बढ़ रहा था, उसने भी इस क्षण आह भरी। उन लोगों ने सबक सीख लिया। रानी को लगभग हमेशा अकेले ही रखा जाता था, सिवाय तब जब परग्रही अंडों को बाहर ले जाया जा रहा होता था और वह अन्य परग्रहियों के साथ नहीं रहती थी। जितना संभव हो सके उनके साथ बातचीत को कम करती थी। जान पहचान के जरिए रानी तक पहुंचना अब काफी मुश्किल हो गया है। ये नामी लड़कियां तो बिल्कुल पागल हो गई हैं। क्या वे किसी तरह के बहकावे में हैं? ताओ यू ने कुछ अतिवादी पर्यावरणविदों के बारे में सोचा, लेकिन ये नामी लोग उनसे भी कहीं अधिक अतिवादी प्रतीत होते थे। हालांकि अब से यह वास्तव में एक दीर्घकालिक सह अस्तित्व की स्थिति होगी और ताओ यू केवल कभी कभार गुजरते समय ही निगरानी में मदद कर सकती है। हालांकि यह संख्या बड़ी लग सकती है, लेकिन पांडोरा के पूरे प्रभावित क्षेत्र को देखते हुए यह अभी भी अपर्याप्त है। इससे केवल ये पता चलता है कि उनकी परिचालन क्षमता अन्य टीमों की तुलना में कहीं अधिक है। सफाई की यह टुकड़ों में की जाने वाली विधि मुख्य रूप से किए गए कार्यों की संख्या पर केंद्रित होती है, न कि व्यक्तिगत प्रयासों की तीव्रता पर। ताओ यू, जो इसी रास्ते से जाने ही वाला था, अचानक रुक गया, क्योंकि उसने आगे एक ऐसा क्षेत्र देखा जहां कुछ गड़बड़ थी। घने जंगल का एक विशाल क्षेत्र बर्फ से ढका हुआ था, जिससे पेड़ भी जम गए थे। बर्फ से जमे हुए जंगल के उस इलाके को देखकर, जो किसी सजीव बर्फ की मूर्ति जैसा लग रहा था, पेड़ों की चोटियों पर जमे हुए एक हेलीकॉप्टर को देखकर और हेलीकॉप्टर से बाहर निकलते हुए कई भयभीत बर्फ की मूर्तियों को देखकर, ताओ यू ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं, फिर उस परग्रही ड्रैगन से छलांग लगाई और बर्फ की मूर्ति के पास उतरा। उतरते ही उसे ठंड का एहसास हुआ। अपने शरीर से बर्फ का एक टुकड़ा निकालकर उसे कुचलने के बाद ताओ यू को बर्फ के क्रिस्टल से गैस के वाष्पीकरण का एहसास हुआ। जिस तापमान पर वे सीधे संपर्क में आते हैं, वह हवा को जमा देने के लिए पर्याप्त उच्च होता है। वो चेहरा मुझे धुंधला सा याद है, किसी तैरते शहर के निवासी जैसा दिखता है। उसका नाम क्या था? बेल। ताओ यू ने बर्फ की सजीव मूर्तियों में से एक को देखा और उसकी तुलना अपनी खुफिया जानकारी से करने लगा। ये कदम उठाने वाला व्यक्ति बहुत मजबूत है। बेल के चेहरे के भावों से ऐसा लग रहा था कि वह स्तब्ध रह गया था और उसकी जान लगभग पल भर में ही निकल गई। इतना बड़ा इलाका पल भर में जम गया और तापमान इतना अधिक था कि अब भी जब मैं अंदर जाता हूं तो मुझे कड़ाके की ठंड महसूस होती है। आपदा के स्तर का एक मानक शक्तिशाली संयंत्र। इनमें से एक बेहद शक्तिशाली प्राणी भी है। ये थोड़ा अप्रत्याशित है। क्या ये कोई व्यक्तिगत टेलीपोर्टेशन डिवाइस है? ताओ यू को शुरू में लगा था कि तेंग लियांगहोंग उनमें सबसे शक्तिशाली है। आखिरकार वह तेंग लियांगहोंग के कब्जे की बदौलत ही यहाँ घुसपैठ कर पाया था, और अब अचानक एक विकराल प्राणी यहाँ प्रकट हो गया है। हालांकि ये थोड़ा अजीब है कि बेल भी तैरते शहर का सदस्य है, लेकिन वह कोई बहुत महत्वपूर्ण सदस्य नहीं है। ये परिवार किसी आपदा जैसी स्थिति में नहीं है,
वे शहर के भीतरी इलाकों के सबसे संपन्न परिवारों की तुलना में थोड़ी बेहतर स्थिति में हैं। सिर्फ उसके लिए खुद को खतरे में डालना थोड़ा अनुचित लगता है। नीचे की ओर दोबारा देखने पर मुझे नावी जनजाति दिखाई दी। शायद बेल इस जनजाति के साथ कुछ करने के इरादे से यहाँ उतरा था। इस समय पूरी नामी जनजाति बर्फ की मूर्तियों से भरी हुई थी। नामी जनजाति के सजीव प्रतीत होने वाले जमे हुए शवों ने उस अंधेरे और शांत स्थान में एक विचित्र सन्नाटा ला दिया। दो महाद्वीपों के बीच सीमा क्षेत्र की ओर देखते हुए ताओयू ने कुछ देर के लिए अपने विचारों को एक तरफ रख दिया, अपना संचार उपकरण निकाला और कुछ कहा। स्टॉप। अध्याय 546 समय रेखा। अध्याय 546 समय रेखा। बर्फ से संबंधित एक विनाशकारी हमला। ताओयू का संदेश सुनने के बाद उस धनी युवती ने स्थान के बारे में पूछताछ की और कुछ विवरणों की पुष्टि की। क्या आप लक्ष्य पर निशाना साध सकते हैं? स्टार शाइन के 12 परिवारों में से बर्फ से संबंधित क्षमताओं में सबसे कुशल परिवार छठे स्थान पर स्थित ओनी परिवार है, लेकिन वे हमेशा से हमारे पारंपरिक सहयोगी रहे हैं। युवा उत्तराधिकारी ने ताओयू से कुछ भी नहीं छिपाया, जिससे ताओयू ने अपनी भौहें चढ़ा लीं। भिड़ा देना। यदि वे वास्तव में सन परिवार जैसे इतने महत्वपूर्ण सहयोगी को उनकी इच्छा के विरुद्ध करने में सफल हो गए थे, तो उन्हें इसे इतनी आसानी से उजागर नहीं करना चाहिए था। यह आपदा संभवतः किसी व्यक्तिगत टेलीपोर्टेशन डिवाइस के कारण हुई थी। क्या ये सारा प्रयास केवल एक बर्फ की मूर्तिकला प्रदर्शनी के लिए था? हालांकि इस संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता, लेकिन इस पर सन परिवार को खुद विचार करना होगा। ताओयू ने यहाँ से गुजरते हुए ये जानकारी दी। पराये अजगर पर खड़े होकर जमे हुए क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भरने के बाद ताओयू ने अपनी निगाहें हटा लीं। ऐसा क्यों लग रहा है कि वे नामी के पीछे पड़े हैं? ताओयू एक पल के लिए झिझका। इससे पहले बर्फ की उन मूर्तियों पर नामी लोगों के चेहरे पर अधिकतर किसी न किसी प्रकार की अभिव्यक्ति होती थी। वे भयभीत या क्रोधित प्रतीत हो रहे थे, मानो उन्होंने किसी क्षेत्र को घेर रखा हो और उनके पास धनुष और बाण जैसे हथियार थे। इसके विपरीत बेल और उनके समूह के पास प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं था। ऐसा लगता है जैसे आप अभी अभी विमान से उतरे हों, नामी द्वीप समूह का हालचाल जानने गए हों और फिर अचानक बर्फ की मूर्ति में बदल गए हों। ये जगह मिडिल अर्थ की सीमा से लगी हुई है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वे कभी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की दुनिया में जाएंगे। ताओयू के मन में अभी भी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की दुनिया के बारे में कुछ विचार हैं। पहले अमन देवताओं का लोक नहीं था, ये केवल लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की दुनिया थी जो मिडिल अर्थ से अलग हो गई थी। इसलिए ताओयू के लिए उपयोगी चीजें सीमित थीं। हो सकता है कि केवल 20 अंगूठियां ही हों और सबसे शक्तिशाली वन रिंग शायद सीमित संस्करण की वस्तु ही हो। गैंडाल्फ, सारुमन, सौरॉन और बालरोग सभी मैं हैं जो इस दुनिया में देवताओं के रूप में कार्य करते हैं। ताओयू को उनकी क्षमताओं के बारे में कुछ संदेह था, क्योंकि प्रयास और प्रतिफल में असंतुलन था, इसलिए उसने इस मामले में और गहराई से जाने का इरादा नहीं किया। लेकिन अब अतीत में टू टेल्स और कुमोकुरे पर कब्जा करने से मिले अन्य लाभों के अलावा मध्य पृथ्वी की स्थिति उसे हंटर पाथ से प्राप्त औषधियों को पचाने की अनुमति दे सकती है। चौथे क्रम से शुरू होने वाले तीनों क्रम अर्थात आयरन नाइट, वॉर बिशप और वेद वॉरलॉक सभी टीम युद्धों के लिए डिजाइन किए गए हैं और इन्हें प्रबंधित करना आसान है। इस मध्य पृथ्वी की दुनिया में मोडोर राक्षसों के शिकार का स्वर्ग है और ताओयू ने सोचा कि रास्ते में राक्षसों की एक लहर का मार्गदर्शन करना एक अच्छा विचार होगा। लगता है मैं उनसे टकरा ही जाऊंगा। चलो ठीक है, शायद इससे मेरा पाचन भी तेज हो जाए। अपनी खुद की ताकत को आधार मानते हुए ताओयू को वास्तव में थोड़ी दिलचस्पी महसूस हुई। परग्रही ड्रैगन की दहाड़ के साथ वे विश्व अवरोध के किनारे पहुंच गए थे। फिर उसने वॉकी टॉकी चालू किया और ए और किलर बी से बात की। आप अभी कहाँ हैं? क्या रास्ते में आपको कोई असामान्य परिस्थितियां मिलीं? पांडोरा की सीमा रेखा की ऊंचाई मिडिल अर्थ की तुलना में काफी कम है। हालांकि पांडोरा में वनस्पतियों की परतों के कारण मध्य पृथ्वी अभी भी एक जंगल की तरह दिखती है। हालांकि शक्तिशाली विश्व अवरोध के कारण मार्ग भी कठिन है। पांडोरा पर मौजूद वायुमंडलीय परिस्थितियों को देखते हुए भले ही कभी कभार अस्थायी अंतराल दिखाई देते थे, मध्य पृथ्वी से बहुत कम जीव अपनी मृत्यु को प्राप्त हुए, जिससे आसपास के क्षेत्र में एक विचित्र शांति और वीरांगी का माहौल बन गया। ताओयू विश्व अवरोध के ठीक बगल में था। उसने संचार का उपयोग करके ए और किलर बी का पता लगाया, उन्हें परग्रही ड्रैगन पर पाया और मध्य पृथ्वी में प्रवेश करने के लिए अवरोध को खोल दिया। हालांकि वह पहले भी एक बार यहां आ चुकी थी, लेकिन ताओयू अपनी काफी बेहतर ताकत के साथ अपनी भविष्यवाणी क्षमताओं की बदौलत दोबारा प्रवेश करने पर इस दुनिया की इच्छा की तीव्रता को अधिक स्पष्ट रूप से महसूस करने में सक्षम थी। सामान्य प्रदर्शन का ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर यह एक विनाशकारी हमले में बदल जाता है तो संभवतः इसे दुनिया की इच्छाशक्ति के दबाव का सामना करना पड़ेगा और यहां तक कि इसका विरोध भी हो सकता है। ताओयू ने कुछ देर सोचा, लेकिन सैद्धांतिक रूप से इसे इस हद तक इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी।
उसने अभी तक इसे पूरी तरह से समझा भी नहीं था, और अगर वह इसे बेतरतीब ढंग से इस्तेमाल करती तो इसे नियंत्रित करना मुश्किल होता। अंततः यह एक शक्तिशाली दुनिया है जिसमें सच्चे देवता विद्यमान हैं। इस बिंदु पर एने सड़क पर मौजूद स्थिति का संक्षेप में वर्णन किया। हम पर उन नीली चमड़ी वाले मूल निवासियों ने हमला किया जो हमें विदेशियों से लड़ने से मना करते प्रतीत हो रहे थे और काफी भावुक थे। ये सुनकर ताओ यू ने सिर हिलाया, क्योंकि उसने भी इस स्थिति को देखा था। उन्होंने विशेष रूप से कई आत्माओं को भी वश में किया, जिससे ये पुष्टि हुई कि किसी ने नामी के साथ कुछ किया था, लेकिन वास्तव में क्या हुआ था इसके विवरण अस्पष्ट थे और उनका पता नहीं लगाया जा सका। ताओ यू के असाधारण तरीकों को देखते हुए ऐसा प्रतीत नहीं होता कि वे किसी प्रकार की शक्तिशाली बाहरी शक्ति या चालाकी भरी अलौकिक क्षमता का उपयोग कर रहे हैं। ये कुछ हद तक आस्था, पी हुए या किसी विकृत जादू के कारण उत्पन्न हुई स्थिति जैसी है। ये कुछ हद तक विचपात जैसा है जो आकर्षण की शक्ति पर निर्भर करता है। मैंने स्थिति पहले ही समझा दी है। ये मेरी समस्याएं नहीं हैं। चलिए पहले आपके गांव चलते हैं। आपको यहाँ का रास्ता तो पता ही है ना? कोई बात नहीं, हम लगभग इसी दिशा से आए थे। एने अपनी छाती थपथपाए और कहा। उसके मजबूत शरीर के कारण उसके थप्पड़ की आवाज जोर से गूंजती थी। यह इनिंगविच है। इसके पूर्व में इसेंगार्ड और रोहन स्थित हैं। इसेंगार्ड वर्तमान में एक शक्तिशाली श्वेत जादूगर के क्षेत्र में है, जिसे रोहन और गोंडोर दोनों मान्यता प्राप्त हैं। रोहन पूर्व में गोंडोर का एक जागीरदार राज्य था। आखिरकार हिडन क्लाउड विलेज इस दुनिया में काफी समय से मौजूद है और गोंडोर साम्राज्य से संपर्क स्थापित कर चुका है। निंजा गांवों के लिए अपनी उत्कृष्ट मिशन प्रणाली के माध्यम से इसने गोंडोर की मान्यता भी प्राप्त कर ली है। भाषा संबंधी कुछ कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने मायावी जादू का उपयोग करके प्रारंभिक चुनौतीपूर्ण संचार अवधि को सफलतापूर्वक पार कर लिया। कई बुद्धिमान निंजाओं ने जल्दी ही इस भाषा में महारत हासिल कर ली है। निंजा गांवों की प्रकृति ही ऐसी है कि शासक उन्हें बहुत पसंद करते हैं। गोंडोर का साम्राज्य, जो पहले से ही पूर्व में स्थित मोडोर से लगातार खतरे में था, स्वाभाविक रूप से ऐसे शक्तिशाली सहयोगी को अस्वीकार नहीं करेगा। भले ही यह अविश्वसनीय हो, फिर भी उसे भविष्य के शैडो के रूप में तैयार किया जा रहा है, इसलिए उसे वह सब पता होगा जो उसे जानना चाहिए। कम से कम आपको एक सामान्य जानकारी तो मिल जाएगी। ताओ यू स्वयं इस दुनिया के बारे में काफ़ी कुछ जानती है, लेकिन वह सामान्य प्रवृत्ति को अधिक समझती है। अब एक की तरफ से मिली कुछ जानकारियों को मिलाकर वह मोटे तौर पर सामान्य पैटर्न का अनुमान लगा सकती है। कालानुक्रमिक दृष्टि से फेलोशिप ऑफ द रिंग का गठन भी नहीं हुआ है और अंगूठी अभी भी शायर के हॉबिट्स के हाथों में हो सकती है। हालांकि रसातल से गिरने के कारण मूल समय रेखा निश्चित रूप से बाधित हो गई है। ताओ यू मन ही मन सोचने लगा, ये कुछ हद तक अच्छी बात है कि देवताओं की अवस्था आमीन को पास में नहीं रखा गया था। ताओ यू ने अपनी प्रबल मानसिक शक्ति का उपयोग करते हुए स्मृति के कुछ अंशों को खंगाला और पता लगाया कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की दुनिया में सृष्टिकर्ता देवताओं का दर्जा बहुत ऊंचा था, जैसे कि इलुवातार, जिन्होंने महान देवताओं वेरा और अधीनस्थ देवताओं माया के एक समूह की रचना की थी। सृष्टि के अलावा ताओ यू को केवल इतना ही पता था कि उसने 2 बार हस्तक्षेप किया था। पहली बार तब हुआ जब सबसे शक्तिशाली मानव जाति नुमेनोर ने स्वर्गीय गिरोह के खिलाफ विद्रोह किया और अमेन राज्य पर जवाबी हमला करने का प्रयास किया, जिसके परिणामस्वरूप पूरे महाद्वीप का उसके द्वारा सफाया कर दिया गया। एक और उदाहरण तब का है जब गैंडाल्फ द ग्रे ने बेलरोग से युद्ध करके अपनी शक्ति को और उन्नत किया। थककर वह बेलरोग के साथ ही मारा गया और उसकी आत्मा पृथ्वी पर लौट आए। फिर हस्तक्षेप करके उसे वापस मध्य पृथ्वी भेज दिया गया, जहां वह मैयार की शक्ति को मुक्त करने और उसका अधिक उपयोग करने में सक्षम हुआ और गैंडाल्फ द वाइट बन गया। वन रिंग के नष्ट होने के बाद हॉबिट चाचा और भतीजे को एल्फ्स द्वारा अमन ले जाया गया और उन्हें अमरता प्रदान की गई। हालांकि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स त्रय में अरमान हमेशा एक पृष्ठभूमि के रूप में ही रहा है और उसका ज्यादा जिक्र नहीं होता, लेकिन ये पृष्ठभूमि वास्तव में काफी महत्वपूर्ण है। अमन के गायब होने से पूरे मध्य पृथ्वी पर दूरगामी परिणाम होंगे। उदाहरण के लिए कुछ कल्पित बौने मूल रूप से बाद के चरणों में अमान भाग जाना चाहते थे, लेकिन अब जब वह अस्तित्व में नहीं है तो वे निश्चित रूप से अब और नहीं जा सकते। यदि उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचता है तो वे मोडोर से जान की बाजी लगाकर लड़ने का विकल्प चुन सकते हैं। हालांकि अमेन, वलार और सृष्टिकर्ता देवता जैसे महान देवताओं के बिना सरुमन और सौरॉन जैसे महत्वाकांक्षी व्यक्ति शायद और भी अधिक बेलगाम हो जाते। हालांकि सरुमन अब भी एक सम्मानित सफेद वस्त्रधारी जादूगर है जिसकी प्रतिष्ठा बहुत अधिक है। ताओ यू ने पूर्व दिशा की ओर देखा, एक पल के लिए झिझका और फिर आसपास कुछ भी करने की कोशिश न करने का फैसला किया। इस तरह का जोखिम उठाने की कोई जरूरत नहीं है। कौन जाने की हद से ज्यादा परेशान होने पर ये माया लोग कितनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं। कम से कम मूल कहानी में तो सरुमन आसानी से हिमस्खलन उत्पन्न कर सकता था, जिसके परिणामस्वरूप एक विनाशकारी हमला हो सकता था। स्टॉप अध्याय 547 मध्य पृथ्वी की वर्तमान स्थिति। अध्याय 547 मध्य पृथ्वी की वर्तमान स्थिति।
ये जगह वास्तव में काफ़ी अच्छी तरह से जुड़ी हुई है। ए के निर्देशों के साथ ताओ यू को यिनिंग वेइजी के भौगोलिक स्थान की अधिक सहज समझ प्राप्त हुई। यह मिस्टी माउंटेन्स, व्हाइट माउंटेन्स, इसेंगार्ड, रोहन, गोंडोर और शायर जैसे प्रमुख स्थानों से ज़्यादा दूर नहीं है। हालांकि कुल मिलाकर परिदृश्य काफ़ी उजाड़ प्रतीत होता है, जिसमें केवल कुछ ही ओर्क्स जिन्हें ओर्क्स के नाम से जाना जाता है और कुछ मरे हुए प्राणी इधर उधर भटकते रहते हैं। इसे गोंडोर के प्रभाव क्षेत्र की सीमा पर माना जा सकता है, लेकिन यहाँ कोई बड़ी मानव बस्तियाँ नहीं हैं। कुछ बिखरी हुई छोटे पैमाने की मानव बस्तियों को रोहन और गोंडोर के साथ टकराव में माना जा सकता है। ये मरे हुए लोग, मुझे आश्चर्य है कि क्या ये वही मरे हुए लोगों की सेना है जिसे मनुष्यों के राजा अरागोन ने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के अंत में पाया था। हालांकि ताओ यू के मन में लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ट्रिलॉजी के बारे में जानकारी थी, साथ ही कुछ ऐसी जानकारी भी थी जिसमें वह पहले शोध करने में रुचि रखती थी, लेकिन फिल्मों को देखते समय या जानकारी पर शोध करते समय वह हर चीज़ पर ध्यान नहीं दे पाती थी और वह अक्सर अपना ध्यान खो देती थी। मुझे याद है कि वलार और मैया जैसे देवताओं को बनाने के अलावा सृष्टिकर्ता ईश्वर ने 2 अन्य जातियों का भी निर्माण किया, कल्पित बौने और मनुष्य। जैसे ही ताओ यू ने पराये अजगर को नियंत्रित करते हुए गोंडोर की ओर उड़ान भरी, वह अपने मन में विचार करने लगा। हालांकि मध्य पृथ्वी में बौनों जैसी अन्य जातियां भी मौजूद थीं, लेकिन उनकी रचना किसी सृष्टिकर्ता देवता ने नहीं की थी। उदाहरण के लिए, बौनों की रचना ओरिवाला नामक एक प्राणी ने की थी, जिसे शिल्पकारों का देवता भी माना जा सकता है। सौरोन और सारुमन, जो माया वंश के 2 सदस्य थे, दोनों ही उनके सेवक थे। क्योंकि एल्फ और मनुष्यों को सृष्टिकर्ता देवता द्वारा सीधे बनाया गया था, इसलिए वलार भी उस दुनिया में सीधे हस्तक्षेप करने का साहस नहीं करते थे, वे ज्यादातर उसका मार्गदर्शन करते थे। गैंडाल्फ द ग्रे इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने स्वयं युद्ध में शामिल होने के बजाय बुद्धिमान जातियों को मोर्डोर के विरुद्ध लड़ने का मार्गदर्शन दिया। मैयार जाति में उनका बहुत उच्च स्थान था। सरुमन ने शुरू में सफ़ेद वस्त्र धारण किया था, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि वह जल्दी पहुंच गया था और इसलिए उसे अपनी शक्ति का अधिक उपयोग करने की अनुमति दी गई थी। यहाँ निर्मित कल्पित बौनों में अमरता की क्षमता होती है, न केवल जीवनकाल के संदर्भ में, बल्कि मृत्यु के बाद मंदिर में पुनर्जीवित होने और पुनर्जीवित होने की क्षमता भी। यह विशेषता वलार और मैया की विशेषताओं से काफ़ी मिलती जुलती है, केवल उनकी शक्ति अपर्याप्त है। मानव जाति की अपरिहार्य मृत्यु की बात करें तो ये वास्तव में सृष्टिकर्ता ईश्वर की ओर से एक प्रकार का उपहार है। क्योंकि कुछ बौने जो बहुत लंबे समय तक जीवित रहे हैं, वे मनुष्यों के इस तरह के अंत से ईर्ष्या करेंगे। इसी वजह से बाद में नुमेनोर के लोगों ने स्वर्गीय गिरोह के खिलाफ विद्रोह किया और अमेन पर हमला करना चाहा। वे इस उपहार के लिए बहुत आभारी थे। सृष्टिकर्ता देवता ने शायद ही कभी प्रत्यक्ष हस्तक्षेप किया हो, संभवतः वह क्रोधित या शर्मिंदा थे। चूंकि मनुष्य की मृत्यु निश्चित है, तो मृतकों की आत्माएं कहाँ से आती हैं? ऐसा लगता है कि इसमें समझौते, श्राप और शपथ शामिल हैं। ताओ यू इस जानकारी को लेकर थोड़ा असमंजस में था। राजा अरागोन द्वारा अपने पूर्वजों की तलवार की मदद से मृतकों की सेना को बुलाने की क्षमता देखकर ताओ यू को काफ़ी ईर्ष्या हुई। वह मात्रा को गुणवत्ता में बदल सकता है। यदि कोई इतनी बड़ी सेना को नियंत्रित कर सकता है जिसे शैडो सोल्जर्स में जगह लिए बिना किसी भी समय बुलाया जा सकता है, तो इसे एक अतिरिक्त लाभ माना जा सकता है। इससे शिकारी मार्ग को समझने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी। ऐसा लगता है कि यह केवल मनुष्यों के राजा के वंश से ही हो सकता है। क्या अरागोन का वंश इतना शक्तिशाली है? ताओ यू जानता था कि राजा अरागोन गोंडोर का असली उत्तराधिकारी था, लेकिन वह अपने भाग्य से भाग रहा था, जबकि गोंडोर पर लंबे समय से रीजेंट का शासन था। ए के उत्तर के अनुसार वर्तमान शासक डेनेसोल द्वितीय हैं, जो 26वें शासक हैं। रीजेंट के वंश ने 1000 वर्षों से अधिक समय तक गोंडोर पर शासन किया है। आइए लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की समय रेखा पर एक नज़र डालते हैं। सृष्टि के बाद सबसे पहली घटना ये हुई कि मोर्गोथ नामक वलार देवता ने एल्व्स को बहकाया और उन्हें प्रताड़ित किया, जिससे ओर्क्स का जन्म हुआ। मोर्गोथ को हराने के बाद माया सौरोन, जो मोर्गोथ के पक्ष में शामिल हो गई थी, ने परेशानी पैदा करना शुरू कर दिया। प्रारंभ में न तो मध्य पृथ्वी के कल्पित बौने और न ही मनुष्य सौरोन की महत्वाकांक्षाओं से अवगत थे, और न ही उसने शुरू में मोर्गोथ के मय की सेवा की थी। इसलिए सफ़ेद कपड़े पहने हुए जोरों पर उसे अब भी काफ़ी भरोसा था। सौरोन ने इसका फ़ायदा उठाया और फिर एल्व्स को अपनी श्रेष्ठ ढलाई कौशल का उपयोग करके 19 अंगूठियां बनाने के लिए राजी किया, 3 अंगूठियां एल्व्स के लिए, 7 बौनों के लिए और 9 मनुष्यों के लिए। इसके बाद उसने गुप्त रूप से एक गुप्त द्वार छोड़ दिया और माउंट डूम पर स्वयं सबसे शक्तिशाली अंगूठी, वन रिंग, का निर्माण किया, और एक अंगूठी के माध्यम से अन्य अंगूठी धारकों को भ्रष्ट करें। सौरोन के हस्तक्षेप के बिना बौने रिंग होल्डर्स ने अपने लालच को और भी बढ़ा दिया, लेकिन सभी 9 मानव रिंग होल्डर्स रिंगरेथ बनने के जाल में फंस गए। रिंगरेथस मूल रूप से आत्माएं हैं, लेकिन सौरोन द्वारा उनके कवच का निर्माण किए जाने के बाद ही वे भौतिक जगत में हस्तक्षेप कर सकते हैं। इसके अलावा वे मृत्यु के बाद पुनः जन्म ले सकते हैं, जिससे वे लगभग अमर हो जाते हैं।
रिंग्रेथस के नेता अंगमार के विच किंग ने तो ये भविष्यवाणी भी की है कि कोई भी मनुष्य उन्हें मार नहीं सकता। वन रिंग को सफलतापूर्वक बनाने के बाद सौरोन कुछ हद तक अहंकारी हो गया और अपनी महत्वाकांक्षाओं को प्रकट करने लगा। उसने ऑकस का नेतृत्व करते हुए एक युद्ध छेड़ दिया जो मध्य पृथ्वी में फैल गया, लेकिन बाद में एल्व्स के महाराज गिलगालद द्वारा पराजित हो गया और मोडोर लौटने के लिए विवश हो गया। इससे भी अधिक अविश्वसनीय बात यह है कि सौरोन, जो 1000 से अधिक वर्षों से मोडोर में अपने समय की प्रतीक्षा कर रहा था, अपने जवाबी हमले को शुरू करने से पहले ही शक्तिशाली नुमेनोरेंस द्वारा पकड़ लिया गया और बंदी बना लिया गया। लेकिन सौरोन को नुमेनोर के लोगों को बहकाने का अवसर ठीक उसी की गिरफ्तारी के कारण मिला। अंततः इसके परिणामस्वरूप एक पूरा महाद्वीप नष्ट हो गया और केवल अरागोन के पूर्वज ही नुमेनोर के कुछ अप्रभावित लोगों को इस आपदा से बचने में सफल रहे। न्यूमेनोर के लोग आमतौर पर साधारण मनुष्यों की तुलना में 200 या 300 वर्ष तक जीवित रहते हैं और अरागोन के पूर्वज एक प्रतिभाशाली अर्धएल्फ थे। वालार ने जुड़वा बच्चों को आशीर्वाद दिया और उन्हें मनुष्य या एल्फ में से किसी एक को चुनने की स्वतंत्रता दी। अलरोंड के स्वामी ने एल्फ बनना चुना, जबकि अरागोन के पूर्वज ने मनुष्य बनना चुना। इसके बाद उन्होंने शेष नुमेनोर लोगों का नेतृत्व करते हुए गोंडोर की स्थापना की। जब वह महाद्वीप डूब गया तो सौरोन स्वयं भी प्रभावित हुआ और उसका भौतिक शरीर नष्ट हो गया, लेकिन वन रिंग उसे वापस माउंट डूम ले गई और उसका पुनर्निर्माण किया गया। उन्होंने अपनी शक्ति को वन रिंग में भी समाहित कर दिया, जिससे एक और महान युद्ध छिड़ गया। लेकिन इस बार अरागोन के पूर्वज ने उसकी उंगली काट दी, जिससे वन रिंग गिर गई और परिणामस्वरूप उसे एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा। हालांकि अरागोन के पूर्वज वन रिंग के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सके और उन्होंने उस समय इसे नष्ट करने का विकल्प नहीं चुना, जिसके कारण उनकी मृत्यु के बाद 2000 से अधिक वर्षों तक वन रिंग पानी में पड़ी रही। अंततः यह अंगूठी संयोगवश 2 हॉबिटों को मिल गई। उनमें से एक ने अंगूठी पाने के लिए अपने दोस्त की हत्या कर दी और फिर अंगूठी की शक्ति के साथ 500 वर्षों तक अकेले रहा, जब तक कि यह अंगूठी एक अन्य हॉबिट बिल्बो बैगिंस को नहीं मिल गई। सामान्य परिस्थितियों में बिल्बो दशकों तक अंगूठी का उपयोग करता, फिर 100 वर्ष से अधिक आयु होने पर उसे त्याग देता, जिसके बाद उसका भतीजा फ्रोडो बैगिंस अंगूठी को नष्ट करने का कार्य पूरा करता। लेकिन अब जब रसातल का पतन हो चुका है, सारुमन अभी भी पूजनीय श्वेत वस्त्रधारी जादूगर है और रिंग फेलोशिप के गठन के बारे में कोई खबर नहीं है। हमें सटीक समयरेखा का पता नहीं है, नहीं यह पता है कि कितने बदलाव हो सकते हैं। हम अजगर की दहाड़ पूरे आकाश में गूंज उठी और ताओ यू ने नीचे देखा तो उसे नीचे शहर दिखाई दिया। ये पूरी तरह से सफ़ेद पत्थर की ईंटों से बना एक शानदार शहर है। गोंडोर साम्राज्य की वर्तमान राजधानी मिलास तिरित को सफ़ेद शहर के नाम से भी जाना जाता है। क्लाउड विलेज व्हाइट सिटी के पास एक चट्टानी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है और यह व्हाइट माउंटेन रेंज की एक शाखा है। हालांकि जब ताओ यू शहर के ऊपर से गुजरा तो उसने पाया कि नीचे शहर की दीवार पर तैनात सैनिक पूरी तरह सतर्क थे और उन्होंने धनुष बाण और यहां तक कि धनुष भी निकाल लिए थे। वे काफ़ी सतर्क लग रहे थे। इससे ताओ यू को अचानक कुछ एहसास हुआ। ऐसा लगता है कि रिंग्रेथस को भी भ्रष्ट जानवरों पर सवार होकर घूमना पसंद है। पुनर्जीवित होने की क्षमता रखने वाले रिंग्रेथस 1000 साल पहले गोंडोर के राजा की हत्या का प्रत्यक्ष कारण थे, जिसके कारण वजीर का लंबे समय तक शासन चला। सतर्क रहना स्वाभाविक है। स्टॉप अध्याय 548 होम डिलीवरी। अध्याय 548 होम डिलीवरी। ताओ यू ने पहले कुमोकुरे में बसने और बैकअप योजना के तौर पर 2 पूंछ वाले जानवर को हासिल करने का फैसला किया। जहां तक इस बात का सवाल है कि गोंडोर किसी बात को गलत समझेगा या नहीं, इससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि हिडन क्लाउड विलेज बातचीत का जिम्मा संभाले तो कुछ मुद्दों को शब्दों को व्यर्थ किए बिना अधिक आसानी से समझाया जा सकता है। आपकी लोकेशन काफ़ी अच्छी है, यहाँ बचाव करना आसान है और हमला करना मुश्किल है। ताओ यू ने यूनेंग गांव का स्थान देखा, जो एक चट्टानी पहाड़ पर स्थित था और पहाड़ से नीचे जाने के लिए बहुत कम रास्ते थे। ताओ यू को लगा कि यह क्लाउड विलेज नामक एक छिपे हुए गांव की तुलना में एक चट्टानी छिपे हुए गांव जैसा अधिक था। गांव की इमारतें पहाड़ की ढलान पर बनी हैं, जिससे इसे एक पहाड़ी कस्बे जैसा एहसास मिलता है। लेकिन उनके लिए नीचे से सड़क को अवरुद्ध करना और हमारी खाद्य आपूर्ति को रोकना भी आसान है, क्योंकि इस क्षेत्र में खाद्य उत्पादन बहुत कम है। एआई ने अपनी सबसे बड़ी चिंता को भी सीधे तौर पर व्यक्त किया। इसीलिए उन्होंने तुरंत गोंडोर में शामिल होने का फैसला किया। दरअसल स्थिति सुनागाकुरे जैसी ही है, उन्हें बुनियादी ज़रूरतों की ज़रूरत है। तीनों निंजा गांवों में से किरिगाकुरे बेहतर स्थिति में है, क्योंकि जल देश भी मदद के लिए आगे आया है, जिससे उसे अपना आपूर्ति आधार मिल गया है। सुनागाकुरे और कुमोगाकुरे दोनों को पहले एक धनी संरक्षक पाने के लिए गिड़गिड़ाना और विनती करनी पड़ी। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि कुमोकुरे के संरक्षक सुनागाकुरे के संरक्षकों की तुलना में बेहतर स्थिति में हैं, लेकिन उन्हें जिन शत्रुओं का सामना करना पड़ सकता है वे सुनागाकुरे के शत्रुओं की तुलना में कहीं अधिक परेशानी पैदा करने वाले हो सकते हैं। हम ड्रैगन की दहाड़ के साथ ताओ यू उन दोनों के साथ नीचे उतरा।
उड़ने वाले ड्रैगन की चोटी से एक ही गरजती हुई चेतावनी के बावजूद उनके साथ अभी भी वैसा ही व्यवहार किया गया जैसा कि सुनागाकुरे के लोगों के साथ किया गया था। बिजली की एक चमक के साथ तीसरी पीढ़ी की एआई खुद दौड़कर वहां पहुंची। ये तो एक अप्रत्याशित आश्चर्य है। इससे पहले कि ताओ यू तीसरी पीढ़ी के ए का अभिवादन कर पाता, उसकी परछाई से कई काली परछाइयां निकली और ए का पीछा कर रही आकृतियों का पीछा करने लगी, लेकिन अचानक मुड़कर भाग गईं। आपका इससे क्या मतलब है, महोदय? तीसरी पीढ़ी का एआई पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली था और उसका स्वभाव अत्यंत उग्र था। जब उसने अचानक कई काली आकृतियों को अपनी ओर आते देखा तो उसकी शारीरिक हरकतें उसकी जुबान से भी तेज हो गईं। जैसे ही उसने सवाल पूछा, उसका पूरा शरीर बिजली से ढक गया और उसने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। चौथी पीढ़ी की ए ने जल्दी से उसे याद दिलाया, बूढ़े आदमी, नहीं। हालांकि ये बिल्कुल स्पष्ट था कि तीसरे रायकागे चौथे रायकागे की तरह सलाह सुनने को तैयार नहीं थे। आवाज सुनने के बावजूद वे पहले ही हिलना डुलना शुरू कर चुके थे। बिखरी हुई छायाओं को चुनने के बजाय इसने सीधे ताओ यू पर हमला किया। इसकी गति तो उस समय है कि शक्ति के विस्फोट से भी तेज है। ताओ यू ने पर्याप्त सम्मान दिखाते हुए अपने जन्मजात समय नियंत्रण का उपयोग करके हमले की गति बढ़ा दी और फिर उस व्यक्ति को हवा में उड़ा दिया। इस बार अंतर्निहित समय नियंत्रण का उपयोग किए बिना भी प्रतिद्वंद्वी की गति ताओ यू को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। इससे पहले कि ताओ यू अपना हाथ उठाता, मेडिसी प्रकट हो चुका था और उसने ताओ यू से निकलने वाली शक्ति का उपयोग करते हुए आसानी से तीसरे रायकागे की मुट्ठी पकड़ ली। बूम टिल्ड। मेडिसी के पैरों के नीचे की जमीन पल भर में एक विशाल दरार में फट गई, जो सांप की तरह फैलती हुई उसके पीछे एक इमारत को चकनाचूर कर गई, लेकिन वह खुद एक इंच भी नहीं हिला। दोनों के बीच हुई झड़प से हवा का एक भयानक झोंका फूट पड़ा। तेज हवा ने हवा को एक चापाकार शॉकवेव में बदल दिया, जिससे पास के निंजाओं के कपड़े और बाल बेतहाशा उड़ने लगे और उनमें से प्रत्येक के चेहरे पर भय का भाव था। ऐसा कैसे हो सकता है? सबसे मजबूत शरीर और सबसे शक्तिशाली ताइजुत्सु के स्वामी तीसरे होकागे को किसी के लापरवाही से बढ़ाए गए हाथ ने रोक दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तीसरे होकागे के आक्रमण से प्रतिद्वंद्वी एक इंच भी नहीं हिला। यहाँ क्या चल रहा है? बुजुर्गों को इतना जल्दी गुस्सा नहीं करना चाहिए। मेडिसी, जो दिखने में जवान लग रहा था लेकिन 2000 साल से अधिक समय से कैद में था, खिलखिलाकर हंसा। उसकी व्यंग्यात्मक मुस्कान उसे काफी चिड़चिड़ेपन का एहसास दिला रही थी। साथ ही वह अपने बॉस की उदारता से भी प्रभावित था। अगर यह सिर्फ हंटर पाथ की क्षमता होती तो भले ही उसे कोई विशेष क्षमता दी जाती, इस दुनिया में उसकी क्षमता बहुत सीमित होती। हालांकि ऐसा प्रतीत होता था कि वह अपने बॉस के प्रभाव का लाभ उठाकर काफी आसानी से अपना काम चला लेता था। तीसरे रायकागे ने अपनी मुट्ठी और दूसरे व्यक्ति द्वारा कसकर पकड़ी गई उंगलियों को देखा। इस शक्ति को भांपते हुए उनका चेहरा अत्यंत गंभीर हो गया। हालांकि बूढ़ा आदमी शब्द उसे बहुत बुरा लगा और उसे किसी को मारने का मन हुआ, फिर भी उसने अपने गुस्से को दबाया और खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया। ठीक उसी समय ताओ यू के अन्य गुप्त सहयोगियों ने भी सफलतापूर्वक अपने लक्ष्यों को पकड़ लिया और तीनों वरिष्ठ सहयोगियों को न्याय के कटघरे में खड़ा कर दिया। हरकनान परिवार से जुड़ी स्थिति के कारण पर्दे के पीछे छिपे लोगों को ठीक से पता नहीं था कि वास्तव में क्या हुआ था। वे हिडन क्लाउड विलेज से मिले समर्थन को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे, इसलिए ये स्वाभाविक ही प्रतीत होता है कि प्रतिनिधि यहीं रुके रहे। मौजूदा नए विकास क्षेत्र में भी 3 वरिष्ठ साझेदारों की मौजूदगी काफ़ी प्रभावशाली है। अगर टेलीपोर्टेशन की सुविधा शुरू न हुई होती तो बहुत कम स्थानीय नवागंतुक वरिष्ठ साझेदारों के स्तर तक पहुंच पाते। ताओ यू ने उन पर एक नज़र डाली और उनकी उम्र को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि वे सभी शहर के बाहर से आए हैं, इसलिए उसने उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उस समय हम स्वप्न संचार का उपयोग करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन संभवतः उसमें से अधिकांश जानकारी दोहराई हुई ही होगी। आपका सही क्या मतलब है? तीसरे रायकागे को भी अपने सामने की स्थिति का एहसास हो गया था। वह इन तीनों प्रतिनिधियों की ताकत से वाकिफ था। हालांकि वे उसकी बराबरी नहीं कर सकते थे, फिर भी वे साधारण जोनिन के बराबर थे और उनकी क्षमताएं काफ़ी विचित्र और अनोखी थीं। हालांकि उन सभी को कुछ रहस्यमयी शख्सियतों ने जिंदा ही पकड़ लिया। इसके अलावा अचानक प्रकट हुए इस बदजुबान लाल बालों वाले बदमाश को भी इसमें जोड़ दें, उसकी वर्तमान ताकत ही गांव को भारी नुकसान पहुंचाने के लिए काफ़ी है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि एने खुद को रोक लिया। क्या उन्हें जीवित पकड़ा गया था? कितना शर्मनाक! तीसरे रायकागे एक अनुभवी योद्धा थे और उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी। हालांकि वह एक निर्दयी चरित्र है जो अकेले ही गांव की वापसी को सुरक्षित कर लेगा और इवागाकुरे के हजारों निंजाओं के खिलाफ लड़ेगा। उनका व्यक्तित्व बहुत मजबूत और अडिग है। इस समय उन्होंने हार स्वीकार करने के लिए कुछ नहीं कहा। ओह, बस कुछ नए खिलौने बना रहा हूँ, ताओ यू ने उदासीन भाव से कहा। ठीक उनके सामने उस रहस्यमयी आकृति ने तीनों लोगों को निगल लिया और फिर 3 एक जैसी रहस्यमयी आकृतियों में परिवर्तित हो गई। रंगों में अंतर के अलावा उनकी सुगंध बिल्कुल एक जैसी है।
इससे तीसरे रायकागे की आंखें फड़कने लगीं। अब उसके बारे में और बात नहीं करते हैं। यहाँ तक कि ए और किरा भी, जिन्होंने पहले ताओ यू के साथ व्यवहार किया था, भी नाखुश दिख रहे थे। आपने हमें जानबूझकर यहाँ आने के लिए धोखा तो नहीं दिया होगा ताकि आप पूरे हिडन क्लाउड विलेज को नष्ट कर सकें? तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? मैं कोई शैतान नहीं हूँ, मैं अपने किसी साथी के साथ ऐसा नहीं करूँगा। ताओ यू ने धीरे धीरे अपनी परछाई का इस्तेमाल करते हुए नए भर्ती हुए सैनिकों को वापस सेना में समाहित कर लिया, जिससे उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव प्रकट हुआ। फिर उसने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर उन्हें आश्वस्त किया। इससे आसपास मौजूद सभी लोगों के मन में एक ही समय पर एक ही विचार आया, तो अगर आप सहयोगी नहीं होते तो शायद आप भी कुछ ऐसा ही करते, है ना? क्या ये कोई खतरा है? ताओ यू के मुस्कुराते और सौम्य चेहरे को देखकर वहां मौजूद सभी लोग कुछ हद तक स्तब्ध महसूस कर रहे थे। उसके चेहरे के हाव भाव से ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन उसके कार्यों से निश्चित रूप से खतरा झलक रहा था। हे, हमारे भावी चौथे रायकागे हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या आपने गठबंधन की शर्तों पर सहमति जताई है। हम कुमोकुरे से रसातल में नए हैं और इन चीज़ों से ज़्यादा परिचित नहीं हैं। तीसरे रायकागे क्रूर और निर्भीक थे, लेकिन वह बेवकूफ़ नहीं है। उन्होंने मूल रूप से गांव के लिए उस शरण स्थल की देखरेख की, जिसका उद्देश्य उस गांव की रक्षा करना भी था जिससे उन्हें प्यार था। अब ताओ यू के कार्यों पर पीछे मुड़कर देखने पर और ऐसे शब्दों को दोबारा सुनने पर आपको अपने आप पता चल जाएगा कि क्या करना है। स्टॉप। अध्याय 549 आह्वान। अध्याय 549 आह्वान। ये उनके उपकरण हैं। ये तीनों संचार और समन्वय के लिए जिम्मेदार हैं। अभी तक हमें कोई अन्य छुपे हुए व्यक्ति नहीं मिले हैं। तीसरे रायकागे ने स्वयं ताओ यू को उपकरण कक्ष तक पहुंचाया। ताओ यू ने इच्छा पर आधारित संचार उपकरण भी देखा। इसमें वास्तविक दुनिया से संपर्क करने की क्षमता का अभाव है, लेकिन ये तांग राजवंश में छोड़े गए उपकरणों के समान है, जो आसपास के विश्वखंडों के साथ सीमित संख्या में संचार पूरा करने में सक्षम है। ताओ यू एक सिक्के से खेल रहा था और निश्चित रूप से भविष्यवाणी के हस्तक्षेप को महसूस करने के बाद उसकी आंखें थोड़ी चमक उठीं। यद्यपि पुजारी के पास भविष्यवाणी करने की क्षमता है, लेकिन उसे हर दिन इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है। कुछ सुरागों को वर्तमान में जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, वे कई कारकों के संयोजन के कारण हैं, जिनमें भविष्यवाणी विरोधी क्षमताएं और रसातल अनुबंध के कारण होने वाला प्रदूषण और क्षरण शामिल हैं। यही कारण है कि प्रगति धीमी रही है। भविष्यवाणी से प्राप्त प्रतिक्रिया से कुछ उपयोगी जानकारी मिली है। पुजारी पास की ही किसी दुनिया में है, लेकिन ये बात समझ में आती है। भविष्यवाणी के लिए दुनिया की इच्छा से प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है, इसलिए वह बहुत दूर नहीं हो सकता। वह शायद कई दुनियाओं की सीमा के पास भी हो सकता है। ताओ यू को इस बात का कुछ अंदाजा था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसने उस बदमाश को ढूंढने की पहल नहीं की। इन बातों को अपने ऊपर हावी न होने दें। जैसे जैसे आप बेहतर होते जाएंगे, ये समस्याएं छोटी होती जाएंगी। प्रांत में पहुंचने पर उन्हें यू परिवार द्वारा फंसा दिया गया और उनके पास स्थिति को सुझाने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वे केवल जल्दी और शर्मिंदा होकर वापस खाई में लौट सकते थे। हालांकि रहस्यमय दुनिया से प्राप्त ज्ञान को आत्मसात करने के बाद उसके आधे छाया सैनिक अब यू परिवार से थे, जिनमें यू युन और यू फैन काफी उपयोगी साबित हुए। उसी क्षण आकाश में एक निंजाबाज की चीख के साथ उनके बगल में बैठे तीसरे रायकागे ने ताओ यू से बात की। श्रीमान ताओ, मिलाथित से खबर आई है। संभव है कि आपके ड्रैगन पर सवार होकर वहां पहुंचने के समय की स्थिति ने उन्हें थोड़ा संशय में डाल दिया हो। इस दुनिया में कुछ अंधेरी जगहें हैं और वहां के रिंग्रेथस एक जैसी चीजों पर सवारी करना पसंद करते हैं। तीसरे रायकागे ने इसका स्पष्टीकरण दिया। अच्छा हुआ कि आपने समझा दिया और गलतफहमी दूर कर दी। ठीक है, तो मैं वादा किए अनुसार जाकर 2 पूंछ वाले को ले आता हूँ। ताओ यू ने तीसरे रायकागे की ओर देखा, जिन्होंने किसी भी प्रकार का प्रतिरोध नहीं दिखाया। ये हमारा मुआवजा है, बशर्ते इससे लकड़ी के दरवाजे वाले उस बच्चे की जान की गारंटी मिल जाए। पूंछ वाले जानवर निंजा गांवों के लिए औजार का काम करते हैं। इसका रणनीतिक महत्व वास्तव में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर कोई और होता, भले ही वह हिडन क्लाउड विलेज से अधिक शक्तिशाली होता, तो तीसरे रायकागे के उग्र स्वभाव के कारण उसे जवाबी कार्रवाई करनी पड़ती। लेकिन यह वाला तो बिल्कुल अलग है। यदि आप विरोध करते हैं तो दूसरा पक्ष और भी अधिक प्रसन्न हो सकता है और फिर पूरे निंजा गांव का नरसंहार कर उन्हें अपना अधीनस्थ बना सकता है। ये क्षमता अत्यधिक शक्तिशाली है और यह मृत्यु से भी अधिक खतरनाक है। इसके अलावा मूल बात पर वापस जाएं तो वास्तव में हमारी तरफ से ही पहले दूसरी तरफ की हत्या करने का प्रयास किया गया था और दूसरी तरफ से सीधे कार्रवाई न करना पहले से ही दयालुता माना गया था। चौथे शिनोबी विश्व युद्ध का अनुभव कर चुके रायकागे को वर्तमान स्थिति की अपनी समझ है। कई छोटे देशों और निंजा गांवों को इसलिए आपदा का सामना करना पड़ा क्योंकि वे अपनी सीमाओं को पहचानने में विफल रहे। बहुत से लोग दूसरों की दयालुता और रियायतों को डर या इस बात से जोड़कर देखते हैं कि दूसरे पक्ष को क्या करना चाहिए।
इसलिए बातचीत के दौरान आप अपनी अंतिम सीमा तुरंत नहीं बता सकते, अन्यथा दूसरा पक्ष सोचेगा कि आप इसे और कम कर सकते हैं। सभी पूंछ वाले जानवरों की ऊर्जा वास्तव में काफ़ी अधिक होती है, लेकिन 8 पूंछ वाले जानवर को खाने और फिर 2 पूंछ वाले जानवर को खाने के बाद ये औसत दर्जे की ही लगती है। दोनों पूंछों को अवशोषित करने के बाद ताओ यू एक ऐसे बदमाश की तरह हो गया जिसने अपनी पैंट ऊपर खींच ली हो और चुन चुन कर खा रहा हो। हालांकि पूंछ वाले जीवों की ऊर्जा के दूषित होने के बाद भी उनकी ऊर्जा के सम्मिलन के कारण वास्तव में संबंधित परिवर्तन हुए हैं। ताओ यू ने अनायास ही अपना हाथ उठाया और एक रंगीन गोला उसके हाथ की हथेली से आकाश और पृथ्वी की आसपास की शक्ति को अवशोषित करने लगा। क्योंकि उसने अभी तक अपनी शक्ति पर पूर्ण नियंत्रण नहीं पाया था और संसार की इच्छा के दबाव में था, इसलिए ताओ यू ने अधिक बल प्रयोग करने का साहस नहीं किया। उसने बस सहजता से आकाश की ओर हाथ हिलाकर शुरुआत की। धमाका टिल्डा एक टेल्ड बीस्ट बॉल की तरह लॉन्च किया गया। 7 रंगों का गोला आकाश और पृथ्वी की ऊर्जा को अवशोषित करते हुए साथ ही ऊपर मौजूद एक बारिश के बादल में जा गिरा। पहले जो आसमान अंधकार में था, अचानक उसमें एक छेद हो गया और काले बादलों के ऊपर से सूरज की रोशनी नीचे आने लगी। बहुत अच्छा। ताओ यू अपनी आंखों के सामने हो रहे बदलावों से बहुत संतुष्ट थी। 5 पूंछ वाले राक्षसों 1, 2, 3, 6 और 8 के चक्रों के सम्मिलन के साथ, हालांकि इसमें राक्षसी अभिव्यक्ति का भौतिक रूप नहीं है, लेकिन इसके अपने काले कीचड़ के भ्रष्टाचार को एक प्रकार की वैकल्पिक बाधा माना जा सकता है। यदि गैदोमाजो एक प्रेशर कुकर में पूंछ वाले राक्षसों को धीमी आंच पर पकाकर उन्हें 10 पूंछ वाले राक्षसों में परिवर्तित करने जैसा है, तो ब्लैक मड एक चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके प्लाज्मा को सीमित करने जैसा है, जिससे एक अदृश्य दमन प्राप्त होता है। हालांकि टेन टेल्स में अभी तक कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन इसे समझने के अपने कई क्षेत्रों के साथ साथ वेदमेज और डिजास्टर विच के 2 व्यवसायों की प्रकृति की शक्ति में हेरफेर करने की क्षमता के साथ जोड़ा जा सकता है। अपनी पूरी क्षमता का उपयोग किए बिना भी इसने काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। यदि हम मंत्रों को और अधिक एकीकृत करके एक अद्वितीय दिव्य जादुई तकनीक का निर्माण करें, तो उसकी शक्ति वास्तव में एक शहर को नष्ट करने में सक्षम होगी। ताओ यू की आंखों में उत्सुकता की झलक दिखाई दी। हालांकि इसे जल्द ही नियंत्रण में कर लिया गया। अभी तक ये पूरी तरह पचा नहीं है और मेरा आत्मनियंत्रण कमजोर है। अगर मैं खुद को उड़ा लूं तो मज़ा आएगा। इसके अलावा दुनिया की प्रतिक्रिया कमजोर नहीं है। जब कोई और चारा ना बचे तो कुछ नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ एक परीक्षा है, बस इतना ही। दर्पण जगत की अतिरिक्त सुरक्षा के बावजूद किसी व्यक्ति की अपनी अंतर्निहित बाधा ऐसी शक्ति का सामना करने में सक्षम नहीं हो सकती है। तभी दूर से कई आकृतियां तेजी से पास आईं। वे कोई और नहीं बल्कि तीसरे रायकागे, चौथे रायकागे और किलबी थे। हालांकि ताओ यू का वेरिएंट टेल्ड बीस्ट बॉल से किया गया हमला पूरी ताकत से नहीं था, फिर भी इसने उन्हें सचेत कर दिया। श्रीमान ताओ, क्या आप ठीक हैं? तीसरे रायकागे के दृढ़ चेहरे पर आश्चर्य का एक हल्का सा भाव दिखाई दिया। क्या वह टेल्ड बीस्ट बॉल थी या कुछ और? ये कुछ नहीं है, बस एक प्रयोग है। ताओ यू की इस सहज टिप्पणी ने वहां आए तीनों लोगों को बोलने में हिचकिचाने पर मजबूर कर दिया। क्या हम अगला प्रयोग गांव के बाहर कर सकते हैं? ये बहुत खतरनाक लगता है। अगर यह घटना गांव के भीतर ही भड़क उठी तो नुकसान भयावह होगा। लेकिन ताओ यू के उत्साहित चेहरे को देखकर उन तीनों ने कुछ भी ऐसा कहने की हिम्मत नहीं की जिससे उनका मजा किरकिरा हो जाए। श्रीमान ताओ, हमारा गठबंधन समझौता पूरा हो गया है। क्या आप इस पर एक नज़र डालना चाहेंगे? तीसरे रायकागे ने एक स्क्रॉल निकाला। ताओ यू ने लापरवाही से उसे उठाया और देखने के लिए खोला। कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन सहयोगी पक्ष को थोड़ा बदलाव करने की जरूरत है। इसे बदलकर मसाला संग्रहण विभाग कर देना चाहिए। ताओ यू उस धनी युवती से मिल चुका है और ड्यून की दुनिया में मसालों की कटाई का काम अंतिम रूप से तय हो चुका है। इस विभाग को आधिकारिक तौर पर स्थापित माना जा सकता है। अब मुझे इस विभाग का प्रमुख माना जाता है और बोनस के अलावा मुझे अतिरिक्त वेतन भी मिलता है। हालांकि वेतन 50% लाभ साझाकरण की तुलना में एक छोटा सा बोनस मात्र था, लेकिन इसने मेरे प्रबंधन अधिकारों को सुरक्षित कर दिया। ताओ यू ने व्यक्तिगत रूप से सुनगाकुरे और कोमोगाकुरे दोनों में टीम का नेतृत्व किया। पहले तो इससे निपटने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन अब यह मसालों के खनन से होने वाले मुनाफे को आधा आधा बांटने जैसा है। एक बार जब उनकी ताकत बढ़ जाती है तो वे स्वाभाविक रूप से अपने पक्ष में अधिक संसाधन आवंटित कर सकते हैं। कुछ लोगों को आपत्ति हो सकती है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक उस धनी युवती को कोई आपत्ति नहीं थी, ताओ यू को इस बात की ज़्यादा परवाह नहीं थी कि दूसरे क्या सोचते हैं। क्या आपको उन क्षेत्रों के बारे में कोई खुफिया जानकारी मिली है जिनका मैंने पहले उल्लेख किया था? गठबंधन के दस्तावेज में संशोधन करने के बाद ताओ यू ने एक और सवाल पूछा। वह कोमोगकुरे पहुंच गया था और उसने अपना सामान प्राप्त कर लिया था। उसने अपना शेष समय रायकागे वंश के बिजली के लबादे का अध्ययन करने में बिताने की योजना बनाई थी। यह एक बहुमुखी क्षमता है जो आक्रमण और रक्षा दोनों को जोड़ती है।
उसके पास पहले से ही बिजली की जादुई शक्ति है और तेंग लियांगहोंग के समर्थन से ये तालमेल काफ़ी मजबूत हो जाता है। हालांकि वह पढ़ाई करते समय समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। खुफिया जानकारी और सूचना जुटाने के लिए हम कुमोकुरे से निंजाओं को भेज सकते हैं। संयोगवश उनका गोंडोर के साथ गठबंधन है। हमें अभी अभी खबर मिली है कि घाटी के लॉर्ड अल्रोंड ने महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने के लिए गोंडोर के प्रतिनिधियों को बुलाया है। रीजेंट ने अपने सबसे बड़े बेटे को भी साथ भेजा है, संभवतः रसातल में हुई घटनाओं के कारण। तीसरे रायकागे ने वर्तमान में ज्ञात कुछ तथ्यों का खुलासा किया। ताओ यू ने भी इस पर विचार किया। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि यह अगाध खाई के परिवर्तन के कारण हुआ था। अल्रोंड एक प्राचीन और शक्तिशाली अर्धएल्फ है जिसे वलार द्वारा आशीर्वाद दिए जाने के बाद उसने एल्फ बनना चुना और वह 1000 वर्षों से अधिक समय से जीवित है। अल्रोंड सरुमन और गैंडाल्फ द्वारा गठित व्हाइट वे नामक अनौपचारिक संगठन का भी सदस्य था। व्हाइट पाथ सोसाइटी समय समय पर महाद्वीप पर सभ्यता का मार्गदर्शन कैसे किया जाए इस पर चर्चा करने के लिए निजी चाय पार्टियों का आयोजन भी करती है। एबिस घटना की भयावहता को देखते हुए व्हाइट पाथ सोसाइटी द्वारा अपनी छोटी बैठक के बाद एक बड़ी बैठक आयोजित करना काफ़ी सामान्य प्रतीत होता है। हालांकि ये भी संभव है कि वन रिंग प्रकट हो गई हो। अब जबकि क्लाउड विलेज मध्य पृथ्वी की दुनिया में प्रवेश कर चुका है और मध्य पृथ्वी महाद्वीप का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है और यहाँ चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण विषय हैं, तो स्वाभाविक रूप से हम इस अवसर को नहीं चूक सकते। चलिए वहाँ चलते हैं। अगर बात वन रिंग से निपटने के तरीके पर चर्चा करने की है तो मैं खुद ही वन रिंग ले लूँगा, यही तो एक समाधान होगा, है ना? अल्रोंड भी काफ़ी शक्तिशाली है। वह ऐसी बाढ़ ला सकता है जिसका प्रभाव प्राकृतिक आपदा के समान होता है। ताओ यू को लगा कि चूंकि मामला वन रिंग से संबंधित है, इसलिए यदि वह ये प्रदर्शित कर दे कि वह भ्रष्ट नहीं होगा तो समझौता हो सकता है। स्टॉप्ड।